से है। ठीक है, अब मनी सप्लाई मतलब क्या, सिंपल सा उसका कॉन्टेक्स्ट या फिर सिंपल सा उसका मतलब समझाओ तो जैसे मैंने बोला वही कि भाई मनी है ना अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है। मेरा कुछ पैसा मेरे पास कैश में पड़ा होगा, कुछ पैसा मेरा बैंक में पड़ा होगा, कुछ पैसा मेरा कहीं पे गोल्ड में या फिर कहीं पे शेयर में इन्वेस्टेड होगा। ठीक है, तो ये कस्टमर का पैसा कहीं कहीं पे पड़ा रहता है ऐसा। ठीक है, तो वैसे कुछ पैसा बैंक के पास भी पड़ा हुआ है, बैंक के पास भी कुछ पैसा खुद उसने रखा हुआ है, बैंक ने भी अपना खुद कुछ पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है। तो सेम फिर तीसरा प्लेयर आएगा आरबीआई, तो आरबीआई के पे पैसा कहीं कहीं पे कुछ कुछ तरीके से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग लेयर में पैसे कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं ना, और वो सप्लाई कैसा होता है ना, उसको लेकर ये मनी सप्लाई का सिस्टम काम करता है ऐसा। ठीक है, अब ये मनी सप्लाई को क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि मनी सप्लाई कैसे काम करता है, किसके पास कितना रुपए पड़ा हुआ है, कितना कैश मार्केट में फ्लो हो रहा है, कितना कैश बैंक में बैंक के अकाउंट में है, उसमें भी कौन कौन से अकाउंट में किस किस तरीके से है, ये पूरा का पूरा आरबीआई टाइम टू टाइम देखती रहेगी। ठीक है, तो ही आरबीआई को इवेंचुअली मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। मनी सप्लाई कैसा चल रहा है वो देखेगी, तभी मनी इन्फ्यूज करना है इकोनॉमी में या फिर उससे एब्जॉर्ब करना है वो डिसाइड कर पाएगी। हर 2 महीने में एक आध आरबीआई के न्यूज देखते होंगे पेपर में कि भाई आरबीआई ने रेपो रेट के साथ ये किया या फिर वो किया। ठीक है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हर 2 महीने में आपके पैसों को रेगुलेट करती है। ठीक है, वो रेपो रेट चेंज करके क्या है उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। तो इन शॉर्ट आरबीआई को ये मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए उसको सप्लाई किस तरीके से कैसा चल रहा है वो पता होना चाहिए कि ये सप्लाई में कितना पैसा किसके पास से जा रहा है और कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये सप्लाई को लेकर बेसिकली है ऐसा कि पैसा कहां कहां पड़ा रहता है, पहला वो एस्पेक्ट देखते हैं। ठीक है, कि भाई सबसे पहला पैसा हो सकता है पब्लिक के पास। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म में पैसा हो सकता है, विच इज कैश। हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म में हो सकता है कि भाई हार्ड कैश या फिर कैश इन हैंड जिसको बोलते हैं, ये एक फॉर्म में हो सकता है। यहां तक क्लियर। ठीक है, बेसिक पब्लिक के पास ये एक फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, पब्लिक के बाद दूसरा जो लेयर आएगा जिससे पब्लिक डायरेक्टली जुड़ी हुई है, विच इज बैंक। ठीक है, अब बैंक के पास 2-3 तरीके से पैसा हमारा हो सकता है। ठीक है, जैसे उसमें पहला तरीका है कि एक तो मेरे पास अगर 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपये में से मुझे पता है कि मुझे जरूरत कैश की 200 की ही पड़ने वाली है, मैं 200 रुपए मेरे पास रखूंगा। ठीक है, बाकी के 800 रुपया मैं बैंक में जाके डिपॉजिट करा दूंगा। ठीक है, मैं बैंक में जाके डिपॉजिट करा दूंगा। तो बैंक में डिपॉजिट 2 तरीके से होना पॉसिबल है। पहला तो है उसमें डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, मैंने मेरा पैसा जो बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है, मेरी जब भी डिमांड होगी ना तब बैंक को मुझे दे देना पड़ेगा। वो पूछेगा करेगा नहीं किस काम के लिए चाहिए, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, ये वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी जैसे डिमांड होगी ना मुझे मिल जाना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो पहला पब्लिक का पैसा बैंक में डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में पड़ा रह सकता है, जिसमें 2 ऑप्शन है, या तो करंट अकाउंट या तो फिर सेविंग्स अकाउंट। ये दोनों नाम सुने होंगे एटलीस्ट, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, कि नॉर्मल पब्लिक का इंडिविजुअल का हमेशा सेविंग्स अकाउंट होगा हम सबका, और कोई फर्म अगर है तो फर्म का हमेशा होगा करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां से भी आप अपनी डिमांड से या तो एटीएम कार्ड से पैसा निकाल लो, कोई कुछ नहीं पूछेगा, या तो फिर चेक ले जाओ। ठीक है, पैसा निकालने के लिए कोई कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, जितना जैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। सेम फॉर करंट अकाउंट ऐसा। ठीक है, तो बैंक में बेसिकली ये डिमांड डिपॉजिट के तौर पर एक पैसा हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा आपका पैसा यहां पे हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से बैंक में तीसरे नंबर का पैसा हो सकता है टर्म डिपॉजिट्स के फॉर्म में। ठीक है, टर्म डिपॉजिट मतलब क्या, जैसे यहां पे तो हम लोगों ने क्या बोला कि जैसे हमारी डिमांड है वैसे हम लोग तुरंत वो पैसा ले सकते हैं। यहां पे टर्म डिपॉजिट मतलब ये डिपॉजिट ऐसा है कि कुछ टर्म के बाद ही मुझे मिलेगा, कुछ टर्म या फिर कुछ टाइम के बाद ही मुझे वो पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट के तौर पे फिक्स डिपॉजिट जिसको आप बोलते हो एफडी। ठीक है, तो यहाँ पे या तो रेकरिंग डिपॉजिट या तो फिर जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट मतलब 5 साल के लिए पैसा फिक्स किया हुआ है, रेकरिंग मतलब वो हर 5 साल में रिन्यू होता रहेगा हमेशा ऐसा। ठीक है, ऐसे एफडी को वो टाइम पे नहीं तुड़वा के नहीं लेते वापस मैच्योरिटी के टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये रेकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट, जहां पे पैसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लॉक्ड रहेगा। 5 साल की एफडी, 10 साल की एफडी, 15 साल की एफडी, व्हाटएवर बीट ऐसा। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। तो बेसिकली ये आपका टर्म डिपॉजिट है कि भाई कुछ साल तक पैसा फिक्स्ड है, ये तुरंत लिक्विड नहीं किया जा सकता। मैं अगर उसको बोलूंगा मुझे दे दो तो नहीं भाई, वो पूछेगा क्यों क्या कैसे, ये फॉर्म भर के दो, फिर वो टूटेगा, मे बी शाम को मिलेगा या फिर कल मिलेगा, जो भी है व्हाटएवर बीट। हाँ, तोड़ भले सकते हैं पर ये 5 साल के लिए तो लॉक इन है। ठीक है, तो ये तीसरा आपका पैसा हो सकता है बैंक में टर्म डिपॉजिट के तौर पर। यहां तक क्लियर। पहला आपका पब्लिक के पास कैश के फॉर्म में। अब इन सबको आरबीआई कैसे देखता है ना, वो सबसे लास्ट में देखते हैं कि भाई आरबीआई तो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखेगा, ऐसा 10-11 अलग अलग जगह पड़ा हुआ है, आरबीआई उसको अलग तरीके से ही देखता है। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, पहला कैश इन हैंड, दूसरा
डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स और तीसरा टर्म डिपॉजिट विथ बैंक्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में ये दो, टर्म में ये दो। यहां तक क्लियर? जैसे फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या है कि मैंने अभी 100 रुपए बैंक को ले जाके दिए, ठीक है, मैंने बोला कि इसको एफडी कर दो, वो बोलेगा कितने टाइम के लिए, मैं बोलूंगा 2 साल के लिए, बोलेगा ठीक है 2 साल के लिए एफडी कर दिया सर। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या, मैं बोलूंगा मुझे रिकरिंग डिपॉजिट कराना है, ठीक है, वो मुझे पूछेगा कितने साल तक चलाना है, मैं बोलूंगा 10 साल तक चलाना है, हर साल या फिर हर 6 महीने मेरे अकाउंट से इतने रुपए निकाल के वो रिकरिंग डिपॉजिट में डालते रहना। तो वो रिकरिंग मतलब फ्रीक्वेंटली होने वाला, बार बार होने वाला, तो हर थोड़े महीने से जो मैंने सेट किया होगा उतने टाइम से मेरे अकाउंट से पैसा वो डिपॉजिट में चलता रहेगा और एफडी का अमाउंट बड़ा होता जाएगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही साथ में डाल दिया, यहाँ पे रिकरिंग डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर? बेसिकली ये दोनों की दोनों सेम चीज, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, या तो हम लोग बैंक में कर सकते हैं या तो सेम चीज हम लोग कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि ये भी आपको डिमांड डिपॉजिट देगा। ठीक है, 4 नंबर पे कि भाई डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, सेम तरीके से करंट और सेविंग, और 5 नंबर पे टर्म डिपॉजिट्स विथ पोस्ट। ठीक है, ये क्लियर कि ये दोनों की दोनों सेम सर्विस आपको पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड करता है। तो या तो पब्लिक का पैसा उनके हाथ में एज अ कैश के फॉर्म में हो सकता है, या तो पब्लिक का पैसा बैंक में डिमांड या फिर टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर पब्लिक का पैसा पोस्ट ऑफिस के पास डिमांड या तो फिर टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? ठीक है, उसके बाद का लेयर आएगा आपका कि भाई ठीक है, उसके बाद बैंक है कि भाई बैंक का पैसा कहां हो सकता है। तो भाई बैंक का पैसा ऐसा है कि भाई बैंक का पैसा बैंक टाइम टू टाइम आरबीआई को कोई ना कोई फॉर्म में देती रहती है। ठीक है, बैंक के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है ना, बैंक टाइम टू टाइम आरबीआई को कुछ कुछ पैसा देती रहती है ऐसा। ठीक है, किसी किसी को अगर ये टर्म ध्यान में होना तो बाकी करेंगे। ऐसा कुछ पता है? CRR SLR क्या होता है? थोड़ा करेंगे वैसे डिटेल में, पर अभी किसी को थोड़ा बहुत ध्यान में हो। अदर देन फुल फॉर्म। ठीक है, कुछ परसेंट ऑफ जिनका फिक्स डिपॉजिट चलिए ठीक है, जैसे आरबीआई के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, बैंक का कुछ पैसा आरबीआई के पास रहता है। ठीक है, कोई भी बैंक है, SBI, HDFC, ICICI वगैरह वगैरह। ठीक है, हर दिन उसके पास कुछ पैसा आएगा और कुछ पैसा जाएगा। ठीक है, ऐसा बैंक हफ्ते में 4, 5, 6 जितने भी दिन काम करना वो करेगा ऐसा। ठीक है, तो हर हफ्ते उसके पास कुछ ना कुछ पैसा आएगा, कुछ ना कुछ पैसा जाएगा ऐसा। ठीक है, एज ऑफ नाउ एक वर्ड सुन लो, बाद में डिटेल में करेंगे भाई। फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली मतलब क्या? हर 14 दिन में। ठीक है, फोर्टनाइटली मतलब हर 14 दिन में बैंक के पास जितना भी पैसा है, जैसे पहली तारीख आज है, 14 दिन तक बैंक ने पैसा लिया या फिर दिया, जो भी है XYZ ट्रांजेक्शन किया, 14th डे पे बैंक के पास अगर 500 रुपए बचा हुआ है, ठीक है, सब लेन देन खत्म हो गई, आज 14th डे है, 14 अगस्त, ठीक है, उस दिन बैंक के पास 500 रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जितना बैंक के पास 500 रुपए पड़ा हुआ है ना 14th डे पे, उसका कुछ अमाउंट, ठीक है, क्या अमाउंट उसको डिटेल में शांति से देखेंगे उसका कुछ अमाउंट बैंक को, आरबीआई को दे देना पड़ेगा, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए रिजर्व फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए बस ऐसा समझ लो, कब उसको CRR बोलेंगे, कब उसको SLR बोलेंगे, वो बाद में आराम से देखेंगे ऐसा। ठीक है, पर बैंक को अपना, कोई कुछ बोल रहा था, ठीक है, हाँ, पर बैंक को अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ C तक समझ गया आपके भी, पब्लिक के पास कुछ पैसा, बैंक के पास पब्लिक का कुछ पैसा, और पोस्ट ऑफिस के पास पब्लिक का कुछ पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि आरबीआई के पास कुछ पैसा। ठीक है, तो आरबीआई के पास कौन कौन सा पैसा हो सकता है? जैसे 5 तक यहाँ पे आ गया, छठे नंबर का, ठीक है, 5 तक यहाँ पे आ गया छठे नंबर का, कि भाई आरबीआई के पास ये बैंक, हर एक बैंक का कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, हर एक बैंक का कुछ ना कुछ डिपॉजिट आरबीआई के पास हो सकता है। ठीक है, कि कभी कभार उसको CRR बोलेंगे, कभी कभार उसको SLR बोलेंगे, वो दोनों वर्ड क्या है वो बाद में करेंगे, पर अभी के लिए बस ये समझ लो कि बैंक को हर 14 दिन में आरबीआई के पास कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व रख देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर? पहला ये क्लियर? ठीक है, उसके अलावा आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स भी होंगे, कि जैसे ये बैंक ने, SBI ने पैसा रखा, HDFC ने पैसा रखा, ICICI ने पैसा रखा, ऐसा हर एक बैंक आरबीआई के पास पैसा रख के आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत, सारा का सारा नहीं, ऐसे आरबीआई के पास अदर तरीके के डिपॉजिट्स भी होते हैं। ठीक है, अदर डिपॉजिट मतलब क्या? अब जैसे आरबीआई तो अपना सेंट्रल बैंक है, ठीक है, अपना सरकार भी इंटरनेशनल ट्रेड करता है,
कंपनीज तो करेगी, रिलायंस इंटरनेशनल ट्रेड करेगी वो अपने अकाउंट से करेगी, ठीक है, क्रिप्को इंटरनेशनल ट्रेड करेगी वो अपने अकाउंट से करेगी, पर गवर्नमेंट भी तो इंटरनेशनल ट्रेड करती है, गवर्नमेंट भी तो बाहर की सरकार को लोन देती है, या फिर सरकार भी तो बाहर की सरकार से लोन लेती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऑब्वियसली सरकार का अकाउंट आरबीआई मैनेज करेगा, ठीक है, सरकार का अकाउंट आरबीआई मैनेज करेगा। तो आरबीआई में नेशनल के अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, मे भी उसमें बाहर की कोई सरकार हो, मे भी उसमें बाहर की कोई इंस्टीट्यूट, जैसे कि आईएमएफ का नाम सुना है एज ऑफ नाउ, ठीक है, एज ऑफ नाउ इसी को लेते हैं कि भाई आईएमएफ, ये भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। किसी जमाने में हम लोगों ने इससे भी पैसे लिए हुए थे 1991 में। तो आरबीआई के पास इन सब के भी तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स हो सकता है, कुछ ना कुछ लेन देन चल रही है, किसी से हम लोगों ने पैसा लिया हुआ है, किसी को देना है, किसी से बोरो किया हुआ है, कुछ भी है ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये बैंक है तो इसके पास ये सारी हमारी नेशनल बैंक के तो पैसे पड़े ही होंगे, पर बाहर की भी कोई ना कोई संस्था के पैसे पड़े हो सकते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। पड़े ही रहते हैं ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे आरबीआई के पास, जिसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, अभी के लिए फॉरेक्स रिजर्व समझ लो ऐसा, ठीक है। तो आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स के नाम पे कौन कौन से रुपए रह सकते हैं, या तो बाहर की कोई सरकार के अकाउंट्स जो खुले हुए हैं आरबीआई में, तो भाई मलेशिया के कुछ 10 रुपए पड़े हुए हैं, श्रीलंका के 5 रुपए पड़े हुए हैं, नेपाल के 10 रुपए पड़े हुए हैं, वॉट एवर बीट ऐसा, ठीक है। तो बाहर की गवर्नमेंट या फिर बाहर की कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसके पैसे आरबीआई के पास डिपोजिटेड हो सकते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो सप्लाई में आरबीआई के पास भी कुछ ना कुछ रुपए रह सकते हैं। आरबीआई के अलावा, ठीक है, ये सारा का सारा हो गया अपना बैंकिंग सिस्टम ऐसा, ठीक है। अब आरबीआई के अलावा अपने देश में, ठीक है, जैसे आरबीआई और बैंक, ये सारी की सारी प्योर फाइनेंशियल या फिर प्योर बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है। इसके अलावा अपने पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है ऐसा, ठीक है। एक दो का नाम बता रहा हूं, वो डिटेल में सारी करेंगे, जैसे कि इसका नाम सुना है नाबार्ड का, ठीक है। जैसे फुल फॉर्म उसका ऐसा कुछ है कि भाई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वापस से नाम बोल रहा हूं कि भाई नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल बॉडी है जिसका स्पेसिफिक काम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और सिर्फ रूरल एरिया तक सीमित है, ठीक है। वैसे दूसरी भी एक है सिडबी करके, इसका भी मैं भी नाम सुना है किसी ने, सिडबी क्या काम करता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करता है, उसके अलावा कोई शहरी इलाका नहीं, कोई ग्रामीण इलाका नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहां पे पैसा आएगा या फिर जाएगा, इंडस्ट्रीज के कामकाज में। कोई इंडस्ट्रियल यूनिट बनाना है, उसको फाइनेंस करना है, वहां से कुछ पैसा लेना है, जो भी है वॉट एवर बेट। तो ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है अपने इंडिया में जिसका कामकाज बहुत ही सीमित या फिर स्पेसिफिक है, जिसमें से एक है नाबार्ड, दूसरी है सिडबी, ऐसे 8-9 अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अपने पास है ऐसा, ठीक है। जैसे दूसरा एक नाम है एनएचबी, शायद सुना होगा, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ठीक है, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड ऐसा करके। तो ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है जो प्योर बैंक नहीं है। प्योर बैंक मतलब क्या, जहां पे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये वो सब चीज हो सकता है। ये प्योर बैंक्स नहीं है, इनका काम थोड़ा बहुत बैंक जैसा है ऐसा, ठीक है। तो एक ये समझ गए एज ऑफ नाउ कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या तो नाबार्ड या तो सिडबी, ऐसी बहुत सारी संस्था अपने देश में है ऐसा, ठीक है। अब इनके पास भी है ना 3-4 तरीके से पैसे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कौन से नंबर पे, कभी 7 नंबर हुआ, इनके पास भी 3-4 तरीके से पैसे हो सकता है। पहला तो ये कि इनके पास भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स पड़े होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो कहीं ना कहीं से पैसे कोई ना कोई रख के जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये एग्रीकल्चर को लेकर ही एक नाम एग्जाम्पल के तौर पर अभी बोल रहा हूँ, एफपीओ सुना किसी ने, एफपीओ किसी ने देखा सुना पढ़ा हो, गलती से रोज सुबह पेपर पढ़ रहे हो उसमें आया हो कहीं से। अगर ये गांव है, ठीक है, तो ऐसे गांव में अलग अलग किसान अपना अलग अलग खेत में अलग अलग चीजें कर रहा है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे सरकार ने गांव वालों को बोला कि तुमको एज अ इंडिविजुअल किसान सिस्टम से जुड़ने में तकलीफ आ रही है, ठीक है। इंडिविजुअल एज अ किसान सिस्टम से जुड़ने में तुमको तकलीफ आ रही है, तुम्हारा सामान कहाँ पे बेचे, कैसे लॉजिस्टिक्स खोजे, कहाँ से फाइनेंस ले, कहाँ से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ले, कहां से गवर्नमेंट का R&D हमारे तक पहुंचे। तो इंडिविजुअल किसान ये सारी की सारी चीजें अवेल करने में कुछ कहीं ना कहीं रुक जाएगा ऐसा, ठीक है, वो नहीं पहुंच पाएगा हर जगह पे। तो सरकार ने उनको ऐसा बोला हुआ है कि मैं तुमको FPO बनाने का प्रावधान देता हूं, ठीक है, विच मींस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर
प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स अगर ये गांव है, ठीक है, ये गांव में से अगर 15 लोग किसान है तो 15 किसान साथ में मिलकर ये एफपीओ बनाएंगे, ठीक है। सरकार डायरेक्ट ये एफपीओ को कैटर करेगा, नई टेक्नोलॉजी आई एफपीओ को जाके बताओ सबको पता चल जाएगा, नया कुछ फाइनेंस का सुविधा आया एफपीओ को जाके बताओ सबको पता चल जाएगा, नया बीज आया मार्केट में उनको जाके बेचो सबके पास बट जाएगा ऐसा, ठीक है। तो सरकार भी अब इंडिविजुअल किसान तक नहीं पहुंच पाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो सरकार एक एफपीओ को ढूंढता है, उनको कैटर करता है ऐसा, ठीक है। तो बीट आपका फाइनेंस वाला मामला हो, बीट आपका टेक्नोलॉजी का मामला हो, बीट आपका इनकी ट्रेनिंग का मामला हो, किसान को ट्रेन भी करते हैं अलग अलग चीजों के लिए ऐसा, ठीक है। तो बीट इनकी ट्रेनिंग का मामला हो, सरकार डायरेक्ट एफपीओ को पकड़ती है ऐसा, ठीक है। तो मे बी ये एफपीओ को भी कलेक्टिवली सारे किसान का रुपया कहीं ना कहीं जमा करके रखना हो तो उनके लिए अच्छी सुविधा है कि भाई नाबार्ड, क्योंकि रूरल एरिया की बैंक ही है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, तो वो अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कर सकती है ऐसा, ठीक है। सेम फॉर इंडस्ट्रीज के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप, जैसे एसजीसीसीआई सुना है, सरसाना कन्वेंशन सेंटर, गरबा जहां पे होता है तो सबको पता है, रामखोर है सबके सब, ठीक है। जैसे छोड़ो, जैसे यहाँ पे किसानों का ग्रुप है वैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट का भी ग्रुप हो सकता है, वो भी अपना कुछ पैसा मे बी सिडबी में जाकर डिपॉजिट करे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से छोटा मोटा डिपॉजिट ये इंडिविजुअल लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो पहला इनके पास ऐसा कुछ डिपॉजिट पड़ा रहता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, कि अब इनका कामकाज है, अब इनका कामकाज है एग्रीकल्चर या फिर रूरल एरिया को डेवलप करना, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ वो पैसा इन्फ्यूज करता रहेगा, ठीक है। कभी किसानों के खेत के डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा लगाना, गांव में रोड बनाने के लिए कुछ पैसा लगाना, गांव में स्कूल बनाने के लिए कुछ पैसा लगाना, मतलब ये कोई ना कोई कामकाज के लिए कंटिन्यूअसली पैसा लगाता रहेगा, ठीक है। सेम फॉर दिस सीडीबी, कि भाई कोई ना कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये पैसा इन्फ्यूज करता ही रहेगा, लोन देता ही रहेगा ऐसा, ठीक है। तो इनका लोन या फिर लैंडिंग एक्टिविटी बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है ऐसा, ठीक है। तो उस रीजन से ये लोग कहीं ना कहीं से पैसा बोरो भी करके रखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से मतलब क्या, या तो कोई बड़ी बैंक से कर लिया, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, या तो फिर आरबीआई से कर लिया, या फिर सरकार से ही डायरेक्ट कर लिया। इनको पैसा चाहिए भाई, क्योंकि इनकी लेंडिंग एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर में बार बार पैसा जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बार बार पैसा जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। तो इनके पास दूसरा पैसा पड़ा होगा कहीं ना कहीं से उधार लिया हुआ, या तो सरकार के पास से, या तो आरबीआई के पास से, या तो कोई ना कोई बड़ी बैंक के पास से, क्योंकि ये तो छोटी बैंक है, इनका स्पेसिफिक काम है एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री या फिर हाउसिंग वगैरह वगैरह। यहां तक क्लियर? चाहिए ठीक हो यहां तक, ठीक है। तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, उनके पास एक तो हो सकता है डिपॉजिट किसी भी ऐसी ग्रुप का, दूसरा हो सकता है इनके पास उधार मांगा हुआ पैसा, बोरोइंग हो सकता है, और 10वां इनके पास हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये टर्म किसी को पता है? बीकॉम के धुरंधर? नहीं, वो अलग है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है? किसी को अगर 4-5 जन्म पहले की बात याद आ रही हो, जैसे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट में। बॉन्ड पता है एज ऑफ नाउ? बॉन्ड वर्ड सुना होगा ऐसा, ठीक है। क्या होता है वो नहीं पता, शब्द सुना है, आगे मत पूछो, है ना। One kind of LIC का म्यूचुअल फंड बॉन्ड होता है, ऐसे भी पट्टी वाली चलेगा, गवर्नमेंट या फिर कोई भी कर सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो बेसिकली बॉन्ड क्या होता है, सिमिलर सा ये होता है। बेसिकली बॉन्ड क्या होता है पहले वो समझाता हूँ, ठीक है। बॉन्ड मतलब क्या, कि अगर ये कोई पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी है, कोई भी बॉन्ड इशू कर सकता है ऐसा, ठीक है। सरकार या फिर प्राइवेट कंपनीज भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जिनको अपना कुछ प्रोजेक्ट एक्सपांड करना है, ठीक है, कि भाई ये 2 क्लास बड़े है, तीसरा क्लास यहाँ पे बनाना है, ठीक है, मे बी। तो तीसरे प्रोजेक्ट के लिए इनको फाइनेंस चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंस कैसे उठाएंगे, तो ये बॉन्ड पेपर जारी करेंगे, ठीक है। अब अगर ये एक बॉन्ड है छापा हुआ, तो इस पे क्या लिखा होगा कि पहला तो कंपनी का नाम, कि बुबनास आईएएस का बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा लिखा होगा कि कितने साल का बॉन्ड है, ठीक है, कि भाई 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने साल का बॉन्ड है, ठीक है, उसका मतलब क्या। और तीसरा इस पे छापा होगा इसकी अमाउंट, कि ये बॉन्ड पेपर 1000 रुपए का है, ठीक है। अब नॉर्मल पब्लिक में से कोई भी आगे 1000 रुपए का बॉन्ड पेपर ये खरीदेगा, पब्लिक तुरंत पूछेगा हम लोगों ने खरीदा तो हमको क्या मिलेगा। तो चौथा चीज मैं इस पे लिख के दूंगा, इसका इंटरेस्ट रेट,
कि ये 1000 रुपए का बॉन्ड पेपर ले जाओ, देखो यहाँ पे 10 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है, तो 10 यहाँ पे 10 साल लिखा हुआ है, विच मीन्स कि ये 1000 रुपये मेरे पास आ गए। 10 साल के बाद जब भी ये बॉन्ड पेपर लेकर वापस मेरे पास आओगे ना, तो मैं इस पे जितना परसेंट इंटरेस्ट लिखा है ना, उतने इंटरेस्ट के साथ मैं आपको 1000 रुपये लौटाऊंगा। अगर 10% लिखा हुआ है तो भाई 1000 रुपये के ऊपर मैं आपको 100 रुपया दूंगा, ऐसा, ठीक है। तो ये सिंपली होता है बॉन्ड पेपर, ऐसा है, ठीक है, ये सिंपल होता है बॉन्ड पेपर। सरकार या तो फिर कोई भी प्राइवेट कंपनीज इशू कर सकती है, ठीक है, पब्लिक उसको खरीदेगी। पब्लिक अगर खरीदेगी तो पब्लिक का पैसा वो या तो वो सरकार के पास या तो वो प्राइवेट कंपनीज के पास जाएगा, ऐसा, ठीक है, वो पैसे से आगे कुछ भी करेगी, ऐसा, ठीक है, वॉट एवर बीट, पर ये बॉन्ड पेपर फिर पब्लिक के पास रहेगा। ये बॉन्ड पेपर लेके पब्लिक जब भी उसके पास वापस आएगी, वो टर्म खत्म होने के बाद 5 साल या फिर 10 साल का, तब उसके भी पे जितना इंटरेस्ट रेट लिखा होगा ना, वो पब्लिक को वापस मिलेगा। ये सिंपल कामकाज होता है बॉन्ड का। यहां तक समझ गए, ठीक है। टेक्निकलिटी उसके बाद में करेंगे। सिमिलर सा कामकाज करता है ये सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ऐसा, ठीक है। जैसे बॉन्ड पेपर इंस्टीट्यूट और पब्लिक के बीच में काम करता है, ये हमेशा आपका कंपनी टू कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट काम करेगा, ठीक है। अब क्यों, क्या, कैसे, उसको डिटेल में फाइनेंशियल मार्केट में देखेंगे, ऐसा, ठीक है। अभी के लिए ये क्या होता है समझ गए कि पैसा कहीं से उठाने के लिए मार्केट से ये पेपर जारी किया जाता है, पेपर के बिहाफ पर आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये पेपर ही प्रूफ है कि पैसे का, पेपर जब भी वापस आएगा तब पैसा वापस देना पड़ेगा, ठीक है, अभी के लिए। तो यही होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कि सर्टिफिकेट कंपनी का नाम, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टर्म, हर एक चीज लिखी होगी, कोई भी इसको खरीदेगा उसको सामने पैसा मिलेगा, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इस तरीके के बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अब हर एक पैसा उधार मांग के तो मिल नहीं सकता, ठीक है, हर एक पैसा तो उधार मांग के इनको मिल नहीं सकता, तो कहीं कहीं पे ये लोग अपने नाम पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, ठीक है। 10 रुपए का, 20 रुपए का, 40 रुपए का सर्टिफिकेट इशू किया तो उसके सामने पैसा आएगा। हाँ, सर्टिफिकेट्स इशू किया तो जैसे बॉन्ड इशू किया तो सामने पैसा आया, तो इसके सामने भी उसको पैसा आएगा, ऐसा, ठीक है। तो तीसरा पैसा इनके पास पड़ा रहता है, यहां से आया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए, वहां से पैसा आया। मतलब इनके पास ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट हो, 3 तरीके से पैसा हो सकता है। ऐसे कुछ कुछ ग्रुप्स का डिपॉजिट, जो ग्रुप उन्हीं का है, एग्रीकल्चर की बैंक है तो एफपीओ है, ये है तो इंडस्ट्रियलिस्ट की बैंक ग्रुप है, कुछ भी। तो एक तो डिपॉजिट्स पड़ा रहता है, दूसरा बोरोइंग, कहीं से लिया हुआ पैसा इनके पास रह सकता है, तीसरा इनके पास रह सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। यहां तक क्लियर, ठीक है। और आखिर पैसा आपको एक सप्लाई में दिखेगा, इसका नाम सुना है एनबीएफसी, एनबीएफसी कहीं सुना हो, ठीक है। एनबीएफसी इज बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, फुल फॉर्म उसका है एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो है ये भी फाइनेंशियल कंपनीज ही, ठीक है ये भी फाइनेंशियल कंपनीज ही, बट नॉन बैंकिंग। बैंक मतलब प्योर बैंक, सर्विस अकाउंट, करंट अकाउंट, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये वो, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर एक चीज आपको देगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा बैंक जैसा फंक्शन नहीं करेगा, ये पार्टली बैंक जैसा फंक्शन कर सकता है, पार्टली, ऐसा, ठीक है। ये होता है बेसिकली एनबीएफसी। एग्जाम्पल के तौर पर ये नाम सुना होगा, बेसिकली बजाज फाइनेंस का नाम सुना है, बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, क्या करता है वो, फाइनेंस करता है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, ठीक है। जैसे बजाज फाइनेंस के बेसिकली 2 काम है, ठीक है। पहला तो आपको वो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, पहला तो एक वो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है किसी भी चीज के लिए। अगर जैसे फार्मर है, कैटल के लिए इंश्योरेंस चाहिए वो देगा, ठीक है। आपको आपके घर के लिए इंश्योरेंस चाहिए देगा, आपको लाइफ इंश्योरेंस अपना खुद का चाहिए वो देगा, आपको गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए वो देगा, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रीज में कहीं कहीं पे फायर सेफ्टी इंश्योरेंस भी करवाते हैं कि अगर आग लग गई तो यहाँ पे तो सारा सामान जलने वाला है, यही तो असट है इंडस्ट्री का, अगर वो जल गया तो क्या आगे, तो इस पे भी कोई कोई लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो इंश्योरेंस हजारों तरीके का हो सकता है, ऐसा, ठीक है, जिसको 2 टर्म में बोला जाता है, या तो लाइफ इंश्योरेंस इंसान का, या तो फिर जनरल इंश्योरेंस किसी भी और इधर उधर की चीज का। इंश्योरेंस तो पता है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस अगर इतने लोगों को इंश्योरेंस दिया हुआ है अलग अलग चीजों का, किसी को लाइफ इंश्योरेंस, किसी को बाइक का, किसी को कार का, किसी को घर का, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके सामने इनको क्या मिलेगा, प्रीमियम। जब भी आप इंश्योरेंस अवेल करते हो तब आपको हर महीने या फिर हर साल कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रीमियम वर्ड तो सुना होगा ना, ठीक है, कि भाई इंश्योरेंस अगर अवेल करते हो तो आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये एनबीएफसी या फिर ये बजाज फाइनेंस के पास एक पैसा आया, प्रीमियम का पैसा, जो इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है तो प्रीमियम का पैसा एक ये आया, ठीक है। दूसरा कि बजाज फाइनेंस आपको बैंक के जैसे लोन भी देता है, पर इसका लोन हमेशा कोई ना कोई कोलेटरल के बेस पे होगा, ठीक है। कोलेटरल मतलब क्या, कि भाई कुछ भी गिरवी रखोगे ना तब आपको लोन मिलेगा। बैंक
हमेशा आपके पास कोई ना कोई चीज गिरवी नहीं मांगेगा, ठीक है। अब एजुकेशन लोन है तो क्या स्टूडेंट को ही गिरवी रख दे क्या? तो बैंक हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ चीज कोलेटरल के तौर पे नहीं मांगेगा, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। ये बोलेगा लोन में आपको दूंगा, क्या गिरवी रखोगे? गोल्ड लाओ, तो भाई 1 आध तोला गोल्ड गिरवी रख दो, मैं उसके सामने आपको लोन देने के लिए तैयार हूं। या तो फिर आपका घर, या तो फिर गाड़ी, जो भी है, मतलब घर गाड़ी तो नहीं लेगा, उसके पेपर्स आपके ले लेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये कोई भी चीज के सामने आपको लोन प्रोवाइड करेगा, ऐसा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर लोन दिया हुआ है तो भी इंटरेस्ट आएगा इसके पास। तो या तो उसने इंश्योरेंस दिया है तो प्रीमियम आएगा, या तो उसने लोन दिया है तो उसके पास इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, उसका ब्याज आएगा। इन शॉर्ट इसके पास भी कुछ ना कुछ पैसा हो सकता है, ऐसा, ठीक है, कि या तो इसके पास इंश्योरेंस के प्रीमियम का पैसा होगा, या तो फिर इसके पास लोन दी है उसके इंटरेस्ट का पैसा होगा। अभी तक बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि भाई पैसा कहां कहां पे किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है, कि भाई पैसा आपका पूरे के पूरे इकोनॉमी में देखोगे ना, सॉरी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पब्लिक इंडिविजुअल, उनके पास कैश के फॉर्म में हो सकता है, हार्ड मनी, ठीक है। दूसरा, पब्लिक अपना पैसा अगर बैंक में जमा कराएगी ना, तो वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो डिमांड डिपॉजिट, कि ऐसा पब्लिक का डिपॉजिट जो डिमांड करेंगे तुरंत उसको देना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो उसमें 2 ही चीज हो सकती है, फर्स्ट इज करंट अकाउंट एंड सेकंड इज सेविंग्स अकाउंट, ठीक। दूसरा, पब्लिक का पैसा टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है, फर्स्ट इज आपका रिकरिंग डिपॉजिट या तो फिर फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। रिकरिंग पैसा फ्रीक्वेंटली जाता रहेगा, फिक्स एक ही अमाउंट एक बार के लिए डाल दो, ऐसा, ठीक है। तो क्योंकि उसको टर्म बोला गया है कि ये पर्टिकुलर टर्म के बाद ही आपको मिल सकता है, 5 साल 10 साल जितने की भी एफडी करवाई हो, यहां तक क्लियर, ठीक है। दूसरा, पब्लिक का पैसा पड़ा रह सकता है सेम तरीके से पोस्ट ऑफिस में, सेम इन डिमांड डिपॉजिट या तो फिर इन टर्म डिपॉजिट, यहां तक क्लियर। ये ए, बी और सी, जिसमें 5 तरीके से पैसा आपका रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई के पास कुछ पैसा रहेगा, कौन सा पैसा? तो सारी की सारी बैंक टाइम टू टाइम हर 14 दिन में आरबीआई को कुछ पैसा जमा करा के जाएगी, ऐसा, ठीक है। तो बैंक का डिपॉजिट पड़ा रह सकता है आरबीआई के पास, ठीक है। दूसरा, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, मतलब आरबीआई के पास बहुत सारे इधर उधर के गवर्नमेंट के बाहर की या फिर बाहर की इंस्टीट्यूट के अकाउंट खुले हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आरबीआई के पास रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो आरबीआई के पास ये 2-3 तरीके से पैसा हो सकता है, बैंक का या फिर बाहर की इंस्टीट्यूट का रखा हुआ पैसा, ठीक है। तो आपका 6ठे और 7वें लेवल पे पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ हो सकता है, क्लियर, यहां तक, ठीक है। उसके अलावा देश में ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जैसे नाबार्ड फॉर एग्रीकल्चर, सिडबी फॉर इंडस्ट्रीज, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सारी की सारी इंस्टीट्यूट्स के पास 3 तरीके से पैसा हो सकता है। फर्स्ट, कोई ना कोई ऐसा ग्रुप उसके पास डिपॉजिट करा के गया हो तो हो सकता है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहीं से उधार लिया हो, तो उधार क्यों लेंगे? क्योंकि ये स्पेसिफिक काम है, बैंक जितना बड़ा काम का थोड़ी कि इनके पास अपना खुद का डिपॉजिट होगा, तो लोन देने के लिए हमेशा इनको उधार लेना पड़ेगा सिस्टम से। तो इन्होंने कहीं से बोरो किया है, वो पैसा इनके पास हो सकता है, ठीक है। इसने एग्रीकल्चर के लिए, इसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो ये बोरिंग हो सकता है। और तीसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। अगर ये अभी ध्यान में ना आ रहे तो बॉन्ड समझ लो अभी के लिए, कि इनके पास बॉन्ड इशू करने के बाद जो पैसा आएगा ना, वो पैसा हो सकता है, यहां तक क्लियर। और लास्ट पैसा आपका सिस्टम में हो सकता है कि एनबीएफसी, फॉर एन एग्जांपल बजाज फाइनेंस, इनके पास भी 2 तरीके से पैसा रह सकता है, कि अगर ये इंश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं ना, तो उनके पास प्रीमियम पड़ा होगा, प्रीमियम का पैसा, ठीक है। या फिर ये अगर लोन दे रहा है कोलेटरल के सामने, कोलेटरल मतलब कुछ ना कुछ सामान गिरवी रखने के सामने अगर लोन दे रहे हैं, तो इनके पास उसका इंटरेस्ट पड़ा होगा, ऐसा, ठीक है। यहां तक क्लियर हर एक जन को, ठीक है। अब इतना सारा तोड़ तोड़ के आरबीआई को क्यों देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करेगा मतलब क्या, कि भाई देश में कितना पैसा फ्लो हो रहा है ना, वो देखो, फ्लो हो रहा है तो ही हमको पता चलेगा कि कितना और नया करेंसी छाप के डालना है, या फिर जो ऑलरेडी फ्लो में है उसमें से कितना एब्जॉर्ब कर लेना है। जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई, ये वर्ड सुना होगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को पैसों का सप्लाई ही तो कंट्रोल करना पड़ेगा, कि पैसा ज्यादा चाहिए सिस्टम में या फिर कम चाहिए। तो ज्यादा और कम में ही थोड़ी पता चलेगा, उसमें पता चलना चाहिए कि भाई कितना पैसा कैश में घूम रहा है, कितना पैसा आपके डिमांड डिपॉजिट में है, कितना पैसा आपके फिक्स डिपॉजिट में है, कितना पैसा इनके पास है, कितना पैसा इनके पास है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। यहां तक क्लियर। पर आरबीआई पागल नहीं है कि ये 11 के 11 चीजों को अलग अलग देखने जाएगा, पूरा 2 महीने उसमें खत्म हो जाएगा, बोलेगा काम नहीं हुआ, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली आरबीआई इतनी सारी चीजों को इंडिविजुअली एक एक करके नहीं दे सकता, ऐसा, ठीक है। तो इसने ये सारा का सारा पैसों का सप्लाई कुछ सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए कुछ बनाया हुआ है, जिसको मनी सप्लाई या फिर मनी एग्रीगेट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो?
ठीक है। तो इन शॉर्ट अब देखते हैं कि भाई आरबीआई ने ये पूरा का पूरा सप्लाई कैसे होता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए कुछ मनी एग्रीगेट नाम का कंसेप्ट बनाया हुआ है, जो 2-3 तरीके से चलता था। 1998 के पहले हमारा कुछ पुराना ओल्ड मनी एग्रीगेट सिस्टम था। 1998 के बाद कुछ प्रॉब्लम दिखे, क्या दिखे वो यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद कुछ नया आया और उसमें कुछ चीज ऐड की हुई है। यहाँ तक क्लियर हो? ठीक है, 2 सेकंड सांस लो, ये सारी चीजें देख लो कि एक बार के कहां कहां पैसा कैसे कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब जो कराऊंगा ना उसमें ये 1 2 3 4 नंबर्स का ही यूज करना है, उस रीजन से ऐसा। ठीक है, एक बार के लिए इसको देख लो 2-5 मिनट में, फिर स्टार्ट करते हैं कि आरबीआई का मनी एग्रीगेट क्या है। और मीनवाइल इन सब में से कुछ डाउट हो तो बोलो। सर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और बॉन्ड्स सिमिलर होते हैं? जैसे बॉन्ड वर्ड का पर्पस यही है कि अगर मैं इश्यू करूंगा तो उसके सामने मुझे पैसे मिलेंगे। वो कोई भी पर्पस के लिए हो सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड अगर मैंने इश्यू किया हुआ तो उसमें से आया हुआ पैसा मैं कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में लगाऊंगा। अगर मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड यूज किया इश्यू किया है तो इसमें से आया हुआ पैसा मैं मेरे इलेक्ट्रॉनिक नहीं यार, इलेक्शन कैंपेन को फंड करने के लिए लगाऊंगा। तो है बॉन्ड का सिस्टम सेम ही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसको तब बोला जाएगा जब उसमें से आया हुआ पैसा पर्टिकुलर पार्टी अपने इलेक्ट्रोल कैंपेन को फंड करने के लिए लगाएगी। बीजेपी के पास पैसा आया तो उसने अपना कैंपेन चलाया, कांग्रेस के पास पैसा गया तो उसने अपना कैंपेन चलाया। तो सिस्टम सेम ही है सारे के सारे बॉन्ड का। ऑन द बेसिस ऑफ उसका पर्पस क्या है उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड, फिर जैसे एसएमसी बता है तो एसएमसी ने बीच में म्युनिसिपल बॉन्ड छाप के जारी किए थे। पब्लिक ने जितना भी पैसा उसमें डाला, एसएमसी ने अलग अलग चीजों को डेवलपमेंट किया है फिर आजू बाजू। तो बॉन्ड का पर्पस मतलब बॉन्ड का सिस्टम सब जगह सेम है, पर्पस हर एक जगह पर अलग अलग हो सकता है। सर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स रिटर्न तो नहीं देते ना, एज अ चैरिटी होते हैं वो शायद, इलेक्शन पार्टी को हाँ, इसमें वो कुछ रिटर्न कुछ नहीं देता बस, क्योंकि वो पार्टी को आप फंड कर रहे हो, ऐसा है। सर ये प्रॉफिट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कुछ रिटर्न नहीं आता। क्या रिटर्न आएगा? कुछ नहीं आएगा। पैसा भी देना पड़ेगा, वोट भी देना पड़ेगा। रिटर्न आएगा डेवलपमेंट एक्सपेक्टेडली। जनरली जो बॉन्ड तो प्रॉफिट सेंट्रिक है ना, कि कोई कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, हम ज्यादा से दे रहे हैं, हमको बदले में इंटरेस्ट या डिविडेंड समथिंग। सेम पर्पस क्या है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के बॉन्ड आते हैं। ग्रीन बॉन्ड है तो उसमें हमेशा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उसमें पर्पस वही है। ऐसे मतलब जनरली जो बॉन्ड या शेयर वगैरह इशू करते हैं, हाँ वो तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है वही लोग हाँ। करते हैं ना, क्योंकि वो हाँ। इंटरेस्ट पे करना होता है हाँ। उसके अगेंस्ट में। तो ये लोग जैसे ग्रीन बता रहे हैं, बता रहे हैं सब में, हम्म। ऐसे बॉन्ड तो प्रॉफिट सेंट्रिक ही होता है कि ऐसे भी इशू कर सकते हैं। कंपनी को उससे प्रॉफिट नहीं कमाना। अगर कोई कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है तो कंपनी का तो पर्पस यही है कि भाई मुझे फंड चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मुझे पब्लिक से पैसा उठाना पड़ रहा है। अब पब्लिक को बोलूंगा तो थोड़ी पैसा दे जाएगी, सगे थोड़ी है मेरे। तो बेसिकली पब्लिक का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, पब्लिक क्योंकि इसमें पैसा देगी तो उसके लिए पब्लिक को भी तो कुछ मिलना जरूरी है। अब रिलायंस अपनी सगी नहीं है ना, रिलायंस अपना कोई चहीता इंसान चला रहा है, ठीक है। तो रिलायंस को पब्लिक तभी पैसा देगी बॉन्ड के नाम पे जब पब्लिक को कुछ 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाई होगी, तो उस रीजन से पब्लिक को वो प्रॉफिट या फिर वो इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा, ठीक है। कंपनी को कुछ फायदा नहीं है। कंपनी के पास जितना भी पैसा आया उसने तो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगा दिया। तो कंपनी का इसके पीछे कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। कंपनी का एक ही मोटिव है कि क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे से पैसा उठाया जा सके मार्केट से। तो एक बस तरीका है कि बॉन्ड के माध्यम से भी उठा सकता है, ऐसा है। तो इसमें प्रॉफिट मोटिव किसी का नहीं है। हाँ, पब्लिक को इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा तो ही पब्लिक खरीदेगी, बाकी ऐसे ही तो पब्लिक नहीं खरीदेगी बॉन्ड किसी भी चीज के पास से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड है, तो मान लीजिए मैंने खरीदा तो मुझे क्या बेनिफिट है उससे? इंटरेस्ट वही बोल रहा हूँ कि अगर आपने एसएमसी को 100 रुपए देके बॉन्ड खरीदा तो आपको जब भी बॉन्ड वापस करोगे उनको तो आपको 102, 103, 104, 105 रुपए मिलेंगे। तो आपको जो इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा वही है। तो प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उसमें से देंगे ना, ये तो प्रॉफिट मेकिंग काम वो प्रॉफिट अर्न करे ना करे वो आपको 105 रुपए दे देंगे। हाँ, उनको डेवलपमेंट का काम करना है बेसिकली। वो लोग आगे कोई सिस्टम में पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो लोग उस काम से डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। तो ग्रीन बॉन्ड है तो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट ही बनेगा, ठीक है। म्युनिसिपल बॉन्ड है तो म्युनिसिपलिटी एरिया के लिए ही कुछ ना कुछ बनेगा। तो वो लोग आगे कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो पैसा नहीं लगा रहे, डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हैं बेसिकली, ऐसा है। वो बॉन्ड अलग है, वो सिर्फ अग्रीमेंट होता है। उसको बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एग्रीमेंट के थ्रू इंसान बंध गया, तो वो बॉन्ड अलग है। मतलब वो बॉन्ड बस नॉर्मली बॉन्ड वर्ड यूज करते हैं वहां पे क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू वो बंध गया, ऐसा, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे के लेन देन की बात आती है। कूपन रेट क्या होता है? तो जैसे जीरो कूपन मतलब कूपन रेट होता है बॉन्ड के ऊपर जो मिलने वाला इंटरेस्ट।
तो जीरो कूपन मतलब जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ऐसा है। हाँ, तो वहाँ पे डिस्काउंट रेट पे जो मिलता है वो, तो वो सारा चीज करना है। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, जीरो कूपन क्या होता है, डिस्काउंट रेट क्या होता है, इश्यू रेट क्या होता है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में वही सारे करने हैं बेसिकली। ठीक है, चलो ये वाला क्लियर है। ठीक है, तो ये 5 तरीके से एक तो पैसा हो सकता है, या तो फिर ये और 2 तरीके से आरबीआई के पास पैसा हो सकता है, बैंक का डिपॉजिट, या तो फिर अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, या तो फिर ये 5-6 तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, या फिर ये एनबीएफसी के पास पैसा हो सकता है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट सिस्टम में ये अलग अलग जगह पे पैसा हो सकता है। ठीक है, जैसे ये पूरे के पूरे 11 एंटिटी में, ये 10 हुआ और ये 11वां एंटिटी हुआ, ये 11 एंटिटी में कहीं भी हम लोगों ने वो वाला पैसा नहीं जोड़ा। ठीक है, कौन सा पैसा, कि मैंने अगर रिलायंस के शेयर खरीद कर रखे हुए 100 रुपए के, ठीक है, मैंने अगर 100 रुपए का गोल्ड खरीद कर या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे कहीं भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट वाला पैसा नहीं लिया। क्यों? कहीं भी नहीं है। जैसे यहाँ पे कहीं भी मैंने नहीं लिखा कि भाई सेबी के पास मेरा पड़ा हुआ पैसा, बेसिकली सेबी ये सारी की सारी चीज रेगुलेट करता है ऐसा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि भाई किसी की ना किसी के इन्वेस्टमेंट, चाहे वो नॉर्मल पब्लिक का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फिर ये सारी की सारी बैंक भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है पैसा, तो कहीं भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट वाला लिखा ही नहीं है 11 के 11 में। क्यों? वो तो फ्लो ही हो रहा है। फ्लो ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका? मनी क्यों? बराबर है, क्यों? ऑनलाइन इन्वेस्ट हो रहा है, या मतलब डिजिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर नहीं, नहीं, इवेंचुअली आरबीआई रेगुलेट भरे नहीं करता, पर उसके ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं एंट्री पड़ती ही है सारी की सारी, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक तरीके का पैसों का रेगुलेशन आरबीआई खुद नहीं करेगा। हाँ, पर उसको ध्यान में रहता है थोड़ा, मतलब वेरी किया कि मतलब ये सारा ही फिजिकल में हो रहा है, वो जरूरी थोड़ी है। नहीं, सोना मिल रहा है ना मुझे, मैंने सोने में इन्वेस्ट किया हुआ है, या तो फिर गोल्ड बॉन्ड हो सकता है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, एक ही रीजन से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, बेसिकली आरबीआई ये सारी चीजें क्यों देख रहा है, उसको मनी सप्लाई रेगुलेट करके रखना है। ठीक है, कि भाई इकोनॉमी में कम पैसा है तो मैं डालूंगा, ज्यादा पैसा तो मैं खींच लूंगा ऐसा। ठीक है, ये मनी सप्लाई का एप्लीकेशन ये हर 2 महीने में करेगा। ठीक है, इसके बाद करेंगे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी का रिवीजन हर 2 महीने में करता है ऐसा। ठीक है, अब मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने शेयर में पैसा डाला हुआ है या फिर मैंने गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, हर 2 महीने में मैं थोड़ी मेरा इन्वेस्टमेंट चेंज करूंगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो मतलब मैंने अगर 100 रुपए गोल्ड में डाले हुए हैं, 100 रुपए मैंने शेयर में डाले हुए हैं, क्या हुआ था मैंने 5-5, 6-6 साल के लिए डाल के रखे हो, तो आरबीआई ये पैसे को कभी नहीं देखता मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये पैसा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ये पैसा सप्लाई में, सप्लाई इटसेल्फ डायनेमिसिटी डिफाइन करता है कि भाई ऐसा यहां से वहां से वहां अलग अलग जगह पे गया ऐसा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा सप्लाई का ही पार्ट नहीं, वो तो स्टैटिक मनी है, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वो कभी भी फ्लो में नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट या तो फिर शेयर्स का इन्वेस्टमेंट वो वहां का वहां पड़ा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा एक रीजन से यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और ये सप्लाई को देख के आरबीआई हर 2 महीने में आपकी पॉलिसी चेंज करेगा। हर 2 महीने में ऑब्वियसली कोई अपना इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो उस रीजन से इन्वेस्टमेंट का पैसा यहाँ पे रेयरली कहीं भी नहीं गिना जाता बेसिकली ऐसा। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा आप बोलो कि भाई मैंने अगर गोल्ड बेच के पैसा ले लिया तो, या तो फिर मैंने शेयर बेच के पैसा ले लिया तो ले लिया हुआ पैसा कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया हुआ पैसा या तो आपके पास कैश में पड़ा होगा, या तो फिर ले लिया हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा अगर मीनवाइल आपने शेयर या फिर गोल्ड बेच दिया है तो। ठीक है, पर जब तक इन्वेस्टेड, हाँ, तो उसी का वेरिएशन करेंगे अभी। उसी रीजन से आरबीआई ने पुराने सिस्टम को छोड़ के नई वाले सिस्टम में कुछ चेंज किया हुआ है, इसी चीज को ध्यान रखते हुए। तो इसका आंसर मिलेगा अभी 15-20 मिनट में। ये 11 चीज के लिए क्लियर सारे? ठीक है, चलो अब ये 11 चीज के बेसिस पे आरबीआई किस तरीके से मनी सप्लाई को देखता है। आरबीआई जैसे मैंने बोला 11 की 11 चीजों को इंडिविजुअली नहीं देख पाएगा हर 2-2 महीने में ऐसा। ठीक है, तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से देखता है। तो आरबीआई बेसिकली 1998 के पहले कुछ ओल्ड मनी सप्लाई सिस्टम देखता था। ठीक है, ओल्ड मतलब ऐसे ही यूज किया हुआ है कि मनी सप्लाई सिस्टम 1998 के पहले कुछ अलग तरीके से चल रहे थे ऐसा। ठीक है, तो ये सारे के सारे 11 के 11 एंटिटी को आरबीआई ने कुछ कुछ टर्म में डाल दिया था। किसी को आरबीआई ने M1 मनी बोला, किसी को M2 बोला, किसी को M3 बोला, किसी को M4 बोला, और किसी को आरबीआई ने बोला कि भाई M0 मनी। ठीक है, तो आरबीआई 11 अलग अलग चीजें नहीं देखेगा हर बार। ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई देखेगा ये 5 चीज ऐसा। ठीक है, आरबीआई सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीज देखेगा कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। ठीक है, मीनवाइल
ये M1 और M2 को नैरो बोलते हैं। सर ये पर्चा रखो, इसमें से कुछ कुछ देखना पड़ेगा, बांट दो पीछे तक। पीछे तक नहीं मिले तो मारा पीटी मत करना, अगर कोई बेंच पे 2 है ना तो पीछे दे देना। एक्स्ट्रा कॉपीज हो तो लास्ट बेंच पे कहीं कोने पे रख दो। सॉर्टेड, ठीक है। चलो अब यहां पे पढ़ दो, पूरा पढ़ दो। नहीं समझ आने वाला ना, रुक जाओ 5-10 मिनट, ठीक है। चलो अब बेसिकली आरबीआई का पर्पस क्या है, जैसे मानो कि आरबीआई को मनी सप्लाई मैनेज करना है, ठीक है। ज्यादा है तो ले लेगा, कम है तो डाल देगा, व्हाटएवर भी, ठीक है। उसके लिए आरबीआई को देखना ये पड़ेगा कि ये 11 की 11 चीजों में कौन सा पैसा कितना लिक्विड है, ठीक है। कितना लिक्विड मतलब क्या, कैसे कैश इन हैंड द मोस्ट लिक्विड मनी है, ठीक है। लिक्विड मतलब क्या कि मेरे पास अभी कैश पड़े है ना, तो मैं उसको विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन तुरंत यूज कर सकता हूं। कोई भी दुकान पे मैंने गया, कोई भी 100 रुपए तक का सामान मैं ये 100 रुपए में से ले सकता हूं, मतलब ये 100 रुपए पड़ा हुआ तुरंत उसको यूज किया जा सकता है, ऐसा, ठीक है। तो आरबीआई को इन सबकी लिक्विडिटी देखते रहनी पड़ती है, ऐसा, ठीक है। तो ही उसको सप्लाई कैसे चल रहा है वो पता चलेगा कि भाई कैश मतलब सबसे ज्यादा लिक्विड है, उससे थोड़ा कम लिक्विड रहेगा आपका ये डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि उसके लिए बैंक में जाना पड़ेगा, चेक डाल के या तो वो पैसा लेना पड़ेगा या तो फिर एटीएम में जाके वो कार्ड से पैसा निकालना पड़ेगा, मतलब कुछ तो XYZ प्रोसेस लगेगा। उससे भी थोड़ा कम लिक्विड है आपका ये टर्म डिपॉजिट, एफडी जिसको बोलता है, कि एक तो आपका तुरंत टूटेगा नहीं, ठीक है, उसको तोड़वाना पड़ेगा, एक तो उसके लिए भी पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो हर एक इंसान एफडी नहीं ही तोड़वाता ऐसा, ठीक है। तो ये पैसा या तो 1 साल के बाद लिक्विड होगा या तो 2 साल के बाद, व्हाटएवर बी इट, ऐसा, ठीक है। तो आरबीआई को ये 11 की 11 चीजें उसके लिक्विडिटी के बेसिस पे देखनी पड़ती है कि भाई कौन सा पैसा कितना लिक्विड है और कहां पे कितना पैसा पड़ा हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीज देखने के लिए आरबीआई ने ये 11 की 11 चीजों को ये 5 अलग अलग चीजों में बांट दिया है कि भाई M1 मनी, M2, M3, M4 और M0, ऐसा, ठीक है। अब जैसे अब सिर्फ M1 वाला पार्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड पेज पे लेफ्ट साइड लिखा होगा, दिख रहा है M1, ठीक है। जैसे M1 मतलब क्या, जहां जहां भी आरबीआई को M1 दिखेगा ना, आरबीआई 2 चीज समझेगा कि M1 का मतलब उसमें पहले नंबर वाला, ठीक है। जैसे पहले नंबर में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि भाई कैश इन हैंड या फिर कैश इन सर्कुलेशन, पब्लिक के पास जो भी पैसा है वो, ठीक है। तो M1 में कौन कौन सा पैसा आरबीआई जोड़ के रखता है कि जो भी आपका कैश इन हैंड है वो, और दूसरा कौन सा कि भाई डिमांड डिपॉजिट, पब्लिक का जो भी बैंक के पास पड़ा हुआ है वो, ठीक है। वही 2 चीज वहां पे लिखी हुई है कि नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक मतलब आपकी एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो M1 मनी का मतलब आरबीआई के लिए ये होता है कि जितना पैसा यहाँ पे कैश इन हैंड मतलब सर्कुलेशन में है, हार्ड कैश के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा जो हम लोगों ने 2 नंबर पे लिखा हुआ था कि डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, बैंक का आपका सेविंग्स अकाउंट या तो फिर करंट अकाउंट, यही देखा था अभी हम लोगों ने, अभी जो कथा की मैंने, ठीक है। तो बेसिकली डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स की बात हो रही है यहाँ पे, विथ पोस्ट ऑफिस की बात अभी तक नहीं हो रही है, ऐसा, ठीक है। तो M1 मनी का मतलब आरबीआई के लिए होता है कि कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट में दोनों आ गए, आपके सेविंग्स अकाउंट भी आ गया और करंट अकाउंट भी आ गया, यहां तक क्लियर, सिंपल, ठीक है। क्योंकि M1 का मतलब आरबीआई के हिसाब से ये होता है, ठीक है। तो आरबीआई के नहीं, वो यहां पे आते हैं ना, M0 में आते हैं अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के, और नई वाली सिस्टम में अदर डिपॉजिट्स यहाँ पे आ रहे हैं 1998 के बाद वाली सिस्टम में, ऐसा, ठीक है। पहले मतलब पहले ना यहाँ पे नहीं था, ऐसा, ठीक है। उसके बाद आरबीआई लेता है M2, ठीक है। ये जब भी M1 आरबीआई पढ़ेगा ना, उसका मतलब ये सबसे ज्यादा लिक्विड करेंसी है, कैश इन हैंड, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में, आरबीआई के हिसाब से ये सबसे ज्यादा लिक्विड करेंसी है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद आरबीआई और थोड़ी कम लिक्विड करेंसी की तरफ जाएगा, जैसे वहां पे लिखा हुआ कि भाई इटसेल्फ M1, M2 का मतलब क्या कि M1 का सारा पैसा आ गया, प्लस अब क्या आएगा कि भाई इसके बाद आप पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट को गिन सकते हो, क्योंकि वो भी थोड़ा कम लिक्विड है। बैंक में जाके पैसा निकालना निकाल लो, पोस्ट ऑफिस में जाके निकालना वो भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कम लिक्विड इसलिए है क्योंकि बैंक का पैसा निकालना एटीएम कार्ड के थ्रू पॉसिबल है, पोस्ट ऑफिस में पॉसिबल नहीं, वहां पे फिजिकली पैसा लेने जाना पड़ेगा मोस्टली, ऐसा, ठीक है। तो
कहीं कहीं पे, सब जगह पे नहीं, बैंक में सब जगह पे है, सारी की सारी बैंक में है उस रीजन से, और एटीएम का अवेलेबिलिटी भी हर जगह पे है, तो उस रीजन से इससे थोड़ा कम लिक्विड ये रहेगा पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट का पैसा। हाँ ठीक है, तो जैसे M1 प्लस यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे जो भी अपना पोस्ट ऑफिस वाला डिपॉजिट था वो 4 नंबर पे या 3 नंबर पे, ठीक है, ये वाला क्लियर कि भाई M2 मतलब क्या, M2 मतलब आरबीआई के लिए M1 वाला पूरा का पूरा पैसा प्लस 4 नंबर वाला, 4 नंबर हम लोगों ने लिखा हुआ था डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। वापस से बोल रहा हूं कि आरबीआई ये 11 की 11 चीज को अलग अलग नहीं देख पाएगा, उसको सबको कोई कोई सेक्शन में तोड़ के रखना पड़ेगा। तो पहला सेक्शन आरबीआई ने क्रिएट किया कि भाई M1 मनी, M1 मनी मतलब आरबीआई क्या समझेगा, M1 मनी मतलब आरबीआई समझेगा कि जितना पैसा सर्कुलेशन में है हार्ड कैश के फॉर्म में, करेंसी सॉरी कैश इन हैंड जिसको बोलते हैं, ये प्लस ये पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास पड़ा हुआ है। डिमांड डिपॉजिट दो तरीके से हो सकता है, या तो सेविंग्स अकाउंट या तो फिर करंट अकाउंट। पहला वाला क्लियर है सबको, किसी को भी डाउट है पहले वाले में M1 में, तो ये M1 का मतलब आरबीआई के लिए ये होता है, ठीक है। फिर जाएगा आरबीआई के इसके बाद और कम लिक्विड मनी कौन सा है, तो तुरंत पता चलेगा भाई इसके बाद थोड़ा कम लिक्विड है पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ डिमांड डिपॉजिट का पैसा, क्योंकि इसको फिजिकली ही ट्रांजैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, हर जगह पैसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड इसके जैसा पॉसिबल नहीं है। तो इस रीजन से M2 में इसके बाद वो देखेगा भाई M1 का सारा पैसा देख लेते हैं एक बार के लिए, और इसमें थोड़ा जोड़ देते हैं पोस्ट ऑफिस के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट पड़ा हुआ है पब्लिक का, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट में भी दोनों ही है कि भाई करंट अकाउंट या तो फिर सेविंग्स अकाउंट, ऐसा वट एवर बी इट, पर वो पोस्ट ऑफिस का है, ठीक है, बैंक का ऑलरेडी M1 में आ गया। यहां तक क्लियर सारे, किसी को कोई भी डाउट, ठीक है। उसके बाद आरबीआई और आगे जाएगा, ठीक है, मतलब ये दो को देखने के बाद आरबीआई बोलेगा कि भाई ये दोनों के दोनों आपके बेसिकली नैरो मनी है। अब उसका मतलब क्या कि आरबीआई ने इन दोनों को कॉमनली नैरो मनी का नाम दिया होगा, ठीक है। नैरो मनी का मतलब ये है कि मार्केट में जितना भी सारा पैसा अवेलेबल है ना, उसमें से ये बहुत कम हिस्सा है, कम हिस्सा पब्लिक का पैसा इनके हाथ में कितना है, वो पब्लिक का पैसा बैंक में कितना पड़ा हुआ है, पब्लिक का पैसा पोस्ट ऑफिस में कितना पड़ा हुआ है, तीन ही जो चीज अभी तक देखी आरबीआई ने, तो विच इज नैरो मनी, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मनी पूरे के पूरे सिस्टम का यहाँ पे है, ठीक है, ये समझ लो। तो ये आरबीआई ने ये दोनों को बोला हुआ है नैरो मनी, ऐसा, ठीक है, थोड़ा कम पैसा यहाँ पे है सिस्टम में। उसके बाद आरबीआई M3 पे गया, ठीक है, तो M3 पे क्या बचा अब कि भाई M3 में देख लो कि भाई M1 को एक बार के लिए रखो, और दूसरा 3 नंबर पे जो हम लोगों ने लिखा था कि भाई आपका टर्म डिपॉजिट जो बैंक के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका टर्म डिपॉजिट जो बैंक के पास पड़ा हुआ है, ऐसा, ठीक है। अब इसको हायरार्की में देखो यहाँ पे सारे, ठीक है, हायरार्की में उसको देखो तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड कैश इन हैंड ऑब्वियसली लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कम लिक्विड है ऑब्वियसली आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा, कुछ XY प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे कम लिक्विड है आपका ये वाला पैसा, ठीक है, आपका पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ पैसा। इससे भी कम लिक्विड है आपका ये वाला पैसा, क्योंकि टर्म डिपॉजिट है, एफडी तो हुआ होगे तो ही टूटेगी, ऐसे ही आपको नहीं मिलने वाली, ऐसा, ठीक है। तो उससे कम लिक्विड है आपका ये टर्म डिपॉजिट, किसके पास, जो बैंक के पास पड़ा हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो थर्ड लेवल पे आरबीआई ये सारे के सारे टर्म डिपॉजिट को M1 के साथ देखते हैं। M1 को हमेशा उसको देखना ही पड़ेगा क्योंकि तो फैला हुआ पैसा है, वो कहीं भी कभी भी यूज होने लगेगा तुरंत, ऐसा, ठीक है। तो थर्ड लेवल पे M1 के साथ आरबीआई ने देखा तीसरे नंबर का कि टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक है। तो वहां पे वही लिखा होगा कि नेट टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट वही है, तो टर्म मतलब एक टाइम के बाद आपको वो पैसा मिलेगा, ऐसा, ठीक है। तो M3 में आरबीआई ने ये वाला पैसा देखा, ठीक है। और M4 में आरबीआई ने कौन सा पैसा देखा कि भाई M4 मतलब क्या, सारा का सारा पैसा पब्लिक का, यहाँ पे देख लो, ठीक है, कि M4 में M3 मतलब M3 लिखा मतलब बैंक का सारा और पोस्ट ऑफिस का ये वाला पैसा आ गया, ठीक है। और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के जितने भी इधर उधर के और डिपॉजिट है ना, सबको देख लो M4 में। इन शॉर्ट पब्लिक का पैसा बैंक और पोस्ट ऑफिस में जहां जहां भी पड़ा हुआ है ना, सारा का सारा पैसा यहाँ पे देख लो। सिर्फ एक एक्सक्लूजन रखा है यहाँ पे, जैसे जिसको नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है, एक ही पैसा यहां से एक्सक्लूडेड रखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, इसको एक्सक्लूड रखने का पीछे का रीजन सिंपल है, यहाँ पे पब्लिक ने जो भी पैसा डाला होगा ना, वो बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड है, मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक पोस्ट ऑफिस का ये वाला स्कीम का पैसा वहां पे आपका पड़ा रहता है, तो इसलिए आरबीआई उसको बार बार नहीं देखेगा, 6 साल तक तो पड़ा, उसको क्या देखना, उसके बेसिस पे 2-2 महीने की पॉलिसी थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल रीजन से, क्योंकि भाई ये आपका बहुत लंबे टर्म तक पैसा वहीं पे रहेगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, उस रीजन से उसको नहीं देखा जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहां तक आरबीआई ने पब्लिक के पास पड़े हुए पैसों को अलग अलग तरीके से देखा, द मोस्ट लिक्विड मनी कैश इन हैंड प्लस पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स।
उससे थोड़ा कम लिक्विड कि M4 का सारा पैसा प्लस पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, उसके थोड़ा और कम लिक्विड पैसा कि M1 प्लस पब्लिक का टर्म डिपॉजिट का पैसा जो बैंक के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और फोर्थ लेवल पे M3 पूरा का पूरा और साथ में पोस्ट ऑफिस के बाकी सारे जितने भी इधर उधर के डिपॉजिट आ गए वो सारे के सारे पैसे। तो पब्लिक के पैसों को ये 4 नजरिए से देखता है, ठीक है। यहाँ पे हाँ वाले में जो पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट है वो भी include हर एक चीज बैंक और पोस्ट ऑफिस में पब्लिक का पैसा जो भी फॉर्म में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा फॉर्म, उसमें करंट अकाउंट ले लो, सेविंग्स अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, हर एक चीज वहां पे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये दोनों को, और इसमें से भी स्पेशली M3 को बोला जाता है यहाँ पे ब्रॉड मनी, ठीक है। यहाँ पे उसको बोला जाता है ब्रॉड मनी क्योंकि सिस्टम का काफी मोटा हिस्सा ये लेके बैठा हुआ है, ठीक है। ये नैरो बहुत कम अमाउंट ऑफ पैसा है, कैश और डिपॉजिट की हिसाब सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है, और M3 मतलब ब्रॉड मनी, बहुत ज्यादा हिस्सा ये पैसा लेके बैठा हुआ है। यहां तक समझे, ठीक है। आधी एक मिनट में ये 4 को एटलीस्ट देख लो, फिर ये 5वां M0 क्या है वो देखते हैं, ठीक है। फटाफट इसको एक बार के लिए देख लो कि भाई आगे की वो 11 चीजें हमारी, और 11 चीजों को यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। वो एक बार के लिए देख लो, फिर आगे चलते हैं। बॉन्ड ही समझ लो अभी के लिए कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पब्लिक पैसा लगा सकती है, पब्लिक को कुछ सालों बाद कुछ रिटर्न मिलेगा, ऐसा है, पर वो बहुत सालों तक लॉक्ड रहता है, ऐसा है, बहुत लंबे समय का आता है। पोस्ट ऑफिस जो है वो डिजिटल नहीं है। अभी तक सबका और सब जगह पे नहीं है। पोस्ट ऑफिस का ना कोई ढंग का एप्लीकेशन है, ना कोई ढंग का उनका पोर्टल है जहाँ पे वो कामकाज किया जा सके। पब्लिक ही खुलवाती है। किस पर्पज से? पर्पज ये है कि बैंक में जो आपका सेविंग्स अकाउंट है ना, वहां पे मे भी 3.5-4% ब्याज मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस वाला हमेशा आपको ज्यादा ब्याज देगा, सेविंग्स पे भी और FD पे भी ज्यादा ब्याज देगा, नहीं तो वहां पे 6.5-7% तक ब्याज जाता है, इसलिए पब्लिक वहां पे खुलवाती है अकाउंट। कंडीशन मतलब नहीं, कुछ नहीं, कोई भी खुलवा सकता है, कोई भी। चलो क्लियर है यहां तक ये 4 चीजें, ठीक है। तो ये 4 पब्लिक के पास सर्कुलेशन का पैसा RBI ये 4 तरीके से देखती रहती है, ठीक है। और फिर सप्लाई डिमांड देखिए भी कितना पैसा कहां पे है, M1 में ज्यादा है तो वो समझ जाएगा कि M1 में ज्यादा है मतलब लिक्विड पैसा ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है इनको, ऑलरेडी लिक्विड मनी ज्यादा है, कैश इन हैंड प्लस ये डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे ज्यादा है तो वो समझ जाएगा कि भाई टर्म डिपॉजिट में ज्यादा पैसा है, तो भाई मार्केट में कम पैसा रहेगा क्योंकि ज्यादा पैसा टर्म डिपॉजिट में है, लॉक्ड सिस्टम में है, तो मे भी थोड़ा पैसा इन्फ्यूज कर दो तो लिक्विड में ज्यादा हो जाएगा, जो भी है वॉट एवर बेट। तो RBI ये 4 चीजों को देख के पैसों का सप्लाई एक तो रेगुलेट करती है, ठीक है। और इसके अलावा ये M0 करके एक चीज देखती है जिसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। इसके अलावा RBI ये M0 वाला पैसा भी देखता रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं या तो रिजर्व मनी या तो फिर हाई पावर्ड मनी, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें पड़ती है कि भाई पहला तो सेम कि भाई करेंसी इन सर्कुलेशन, कि भाई जितना भी करेंसी मार्केट में कैश के फॉर्म में बह रहा है वो देखेगा पहला ऐसा, ठीक है। दूसरा ये देखेगा कि भाई सारी की सारी बैंक्स ने, ठीक है, RBI के पास जो भी पैसा डिपॉजिट करवाया है वो, ठीक है,
अभी के लिए जिनको ये नाम ध्यान में है, कभी CRR या फिर SLR, ठीक है, जिनको नहीं ध्यान में है, ठीक है, करेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। पर सारी की सारी बैंक्स हर 14 दिन में फोर्टनाइटली कुछ कुछ पैसा इनके पास जितना भी है ना उसमें से कुछ पैसा आरबीआई के पास जाके रख देगी, ठीक है। आईसीआईसी के पास हर 14 दिन में अगर 100 रुपए जमा हुआ है तो 100 रुपए में से 4 रुपए रख देगा, ठीक है। आईसीआई मतलब एसबीआई के पास जमा रहे तो वो भी आरबीआई के पास जाके रख देगा। इन शॉर्ट सादी भाषा में बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है, सॉरी आरबीआई के पास बैंक का पड़ा हुआ जो भी पैसा है वो, ठीक है। तो ये दूसरा M0 में आएगा। और तीसरा इसके अलावा आएगा कि भाई आरबीआई के पास जो भी अदर डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं वो, ठीक है। तो अदर डिपॉजिट में मैंने आगे क्या बोला था कि भाई आरबीआई के पास इन सब के पैसे पड़े होते हैं, ठीक है। अदर डिपॉजिट मतलब या तो कोई ना कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट के पैसे पड़े होते हैं, ठीक है, उनका भी अकाउंट रहता है आरबीआई के पास, तो ही गवर्नमेंट ट्रांजेक्ट कर पाएगी। तो या तो कोई इंटरनेशनल दूसरी गवर्नमेंट के या तो फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पैसे आरबीआई के पास पड़े रह सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आरबीआई के अकाउंट में, ठीक है, सॉरी आरबीआई के सिस्टम में अलग अलग लोगों का अकाउंट है, या तो अलग अलग बैंक का अकाउंट है उसमें पड़ा हुआ पैसा, या तो फिर अदर डिपॉजिट में कोई भी फॉरेन कंट्री या फिर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूट का पड़ा हुआ पैसा, ऐसा, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसको M0 या फिर हाई पावर मनी में लिखा जाता है, ऐसा, ठीक है। विच मींस करेंसी इन सर्कुलेशन, जितना भी कैश मार्केट में घूम रहा है, पहला वो। दूसरा सारी की सारी बैंक का आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो, ठीक है। और तीसरा आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं वो, ठीक है। उसमें दो चीज कि भाई फॉरेन कंट्री के अकाउंट का पड़ा हुआ पैसा और दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूट के अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा। तो ये सारा का सारा पैसा इंस्टीट्यूट आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारा का सारा पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। ये आरबीआई के पास भले नहीं है पर ये आरबीआई नहीं तो इश्यू किया हुआ कोई भी करेंसी नोट आरबीआई का नाम लिखा रहता है, ठीक है। मतलब ये सारे पैसों पे कंट्रोल रेगुलेशन ओवरऑल आरबीआई का है, ऐसा, ठीक है। इसको बेसिकली बोलते हैं हाई पावर मनी, ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली हाई पावर मनी, ऐसा, ठीक है। इसको आरबीआई अलग तरीके से इसलिए देखता है क्योंकि ये सारे के सारे पैसों पे आरबीआई तुरंत रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, तुरंत रेगुलेट कर सकता है क्योंकि ये दो पैसा तो उसके पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है। आरबीआई के पास जो भी अलग अलग बैंक का खाता है, आईसीआईसीआई का, एसबीआई का, एचडीएफसी का वगैरह वगैरह, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है आरबीआई के पास ही है, उसको तुरंत किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है। दूसरा, बाहर की जितनी भी कंट्रीज का अकाउंट आरबीआई में खुला हुआ है, बाहर की जितनी भी इंस्टीट्यूट का अकाउंट आरबीआई में खुला हुआ है, वो सारा का सारा पैसा आरबीआई के पास खुद पड़ा हुआ है, ठीक है, तुरंत उसको रेगुलेट कर सकता है, ऐसा, ठीक है। और तीसरा, इसको भी आरबीआई तुरंत रेगुलेट कर सकता है करेंसी इन सर्कुलेशन को। एक आध चीज हम लोग एक दो दिन में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं OMO। ये किसी ने सुना? बहुत बढ़िया। क्या होता है उसमें? हाँ, चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बॉन्ड समझाया, ठीक है, तो वैसा ही कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-SEC करके आता है या फिर T बिल्स करके कुछ आता है, ठीक है। क्या होता है सबको गोली मारो, एज ऑफ नाउ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड समझ रहे हो। तो सेम आरबीआई भी कभी कभार उसको जरूरत पड़ी है तो तुरंत एक्शन में आएगा, बोलेगा अचानक से सप्लाई बढ़ गया, बॉन्ड इशू करो, बॉन्ड पब्लिक में बेच दो, तो पब्लिक बॉन्ड खरीदेगी और पब्लिक का पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो जितना भी करेंसी इन सर्कुलेशन है वो भी आरबीआई के तुरंत हाथ में हो सकता है। अभी 2.5-3 महीने पहले आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया था, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब आरबीआई खुद गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको एक्चुअल में बोलते हैं, अभी के लिए बॉन्ड समझ लो, तो आरबीआई खुद बॉन्ड इशू करेगा, बॉन्ड मार्केट में बेचेगा, अलग अलग लोग बॉन्ड लेंगे, मतलब क्या आरबीआई को पैसा देंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये करेंसी इन सर्कुलेशन भी आरबीआई तुरंत मैनेज कर सकता है, ये पहला। दूसरा, सारी की सारी बैंक के अकाउंट जो आरबीआई में खुले हुए हैं उसमें पड़े हुए पैसे आरबीआई कभी भी इधर उधर कर सकता है, ऐसा, ठीक है। और तीसरा, बाकी सारी बाहर की चीजों के अकाउंट भी जो आरबीआई के पास पड़े हुए उसका भी आरबीआई तुरंत यूज कर सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो भी पैसा पड़ा हुआ ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल पैसा है। आरबीआई उसको तुरंत इधर से उधर कहीं ना कहीं यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल तुरंत कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स अ हाई पावर मनी, ऐसा, ठीक है। तो ये 5 तरीके से आरबीआई पैसे कहां पे कितने कैसे पड़े हुए हैं उसको देखता रहता है, ठीक है। पहले 4 तरीके, ये M1, M2, M3, M4, ये 4 में सारा का सारा पब्लिक का पैसा है, भले वो कैश के फॉर्म में अपने हाथ में हो, भले वो बैंक में हो डिमांड डिपॉजिट के तौर पे, भले वो बैंक में हो टर्म डिपॉजिट के तौर पे, भले वो पोस्ट ऑफिस में हो, ठीक है। जहां भी वो सारे के सारे ये पब्लिक के पैसे हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिस्टम के जितने भी पैसे हैं ना वो आरबीआई यहाँ पे देखता रहता है, ठीक है। तो ये 5 तरीके से आरबीआई पहले देखता था, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा कुछ माइनर ही चेंज किया हुआ पर कुछ चेंज है, ऐसा, ठीक है। तो ये पुरानी वाली मनी सप्लाई सिस्टम कि मनी के सप्लाई को आरबीआई ये 5 नजरिए से देखता है। यहाँ तक क्लियर? बोलो। सर आपने जो नेगा और बॉन्ड में जो ऑप्शन और क्वेश्चन बताया उससे बताइए। मैंने क्या बताया? नैरो, मतलब नैरो में तो मैंने ये बताया कि अगर पूरा 100 रुपया सिस्टम में है
तो 100 रुपए में से कैश इन हैंड और पब्लिक का ही डिपॉजिट कहाँ पे, बैंक में, तो ये तो बहुत कम पैसा हुआ ना 100 में से। हाँ जो आपने बताया ना नैरो और ब्रॉड में कब गवर्नमेंट पैसे डालेगी कब निकालेगी कम करेगी उसकी फ्लो को। नहीं, नैरो ब्रॉड में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बोला इन जनरली ये सब चीज को देख के, ठीक है, कि जैसे अच्छा हाँ यहाँ पे वो समझा है वो, ठीक है, हाँ, अगर ये सारा चीज देख के आरबीआई को ऐसा पता चला कि भाई यहाँ पे 20 रुपया, यहाँ पे 30 रुपया, यहाँ पे 40 रुपया और यहाँ पे 100 रुपया पड़ा हुआ है, मतलब M1 में ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, विच मीन्स आरबीआई क्या समझेगी या फिर क्या अनुमान लगाएगी, यहाँ पे 100 रुपया है, मतलब ये बहुत ज्यादा लिक्विड अमाउंट मार्केट में है, कैश इन हैंड प्लस ये डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक तुरंत निकाल सकती है, तो ऑलरेडी लिक्विड मनी ज्यादा ही है मार्केट में, तो ज्यादा पैसा डालने का मतलब नहीं है, ठीक है, तो मुझे पैसा निकालना है, आरबीआई ये पॉलिसी अपनाएगी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में, या तो फिर उसको यहाँ पे ज्यादा पैसा दिखेगा ना, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, विच मीन्स कि ज्यादा पैसा यहाँ पे होगा, मे बी उस रीजन से ही ये ज्यादा दिख रहा है इसके सामने, ठीक है, क्योंकि M1 तो ऑलरेडी आ गया, तो ये ज्यादा दिखने का मतलब है यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो ये तो फिक्स पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब सर्कुलेशन में पैसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पे टर्म डिपॉजिट में, तो मे भी थोड़ा लिक्विड मनी इन्फ्यूज करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, वॉट एवर बेट आरबीआई इनको देख के पैसा निकालना है फिर डालना वो जज करती रहती है ऐसा, ठीक है, तो ये 4 पब्लिक का और ये सिस्टम का पैसा आरबीआई देखते रहेगी, ये क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आरबीआई को 1998 के बाद कुछ ना कुछ फ्लॉ दिखा, ठीक है, और वो फ्लॉ के कारण उन लोगों ने नई मनी सिस्टम इंपोज किया, ठीक है, कुछ बेसिक वेरिएशन के साथ, ठीक है। अब फ्लॉ क्या दिखा उनको, जैसे 2-3 चीजें देखोगे ना तो वहां पे थोड़ा ध्यान में आएगा, जैसे कि ये 3 बैंक के नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ठीक है। एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट खुलवाओगे ना, ठीक है, वो लोग बोलेंगे कि भाई मिनिमम अमाउंट सेविंग्स अकाउंट में कितना, 1000 रखना पड़ेगा, ठीक है, एसबीआई के कोई भी अकाउंट में, ठीक है, अपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाया आपका इंडिविजुअली, तो उसमें मिनिमम बैलेंस 1000 रखना पड़ेगा, ठीक है, उसके नीचे भी जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं, पर वो फिर पेनल्टी लगाएगा आप पे ऐसा, ठीक है, 1000 के नीचे अगर आपका बैलेंस गया ना तो आप पे कुछ ना कुछ रुपए की पेनल्टी लगाएगा, ठीक है, हाँ, वो जैसा भी है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट 1000 है, कहीं पे 2000 3000 हो, मुझे एज ऑफ नाउ वो डिस्कस नहीं करना ऐसा, ठीक है, तो एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आपको 1000 रखना ही पड़ेगा ऐसा, ठीक है। वैसा ही अगर किसी ने आईसीआईसीआई में खुलवाया हो ना अभी 3-4 साल पहले, तो पहले कुछ थी लिमिट, अभी 50,000 तक की हो गई है, कि अगर आज के डेट में मैं आईसीआईसीआई में अकाउंट खुलवाने जाऊंगा ना, मेरा पर्सनल सेविंग्स अकाउंट, वो बोलेगा कि सर मिनिमम अमाउंट 50,000 मेंटेन रखना पड़ेगा, उसके नीचे अगर जाएगा ना तो वो आपको पेनल्टी लगाएगा, और पेनल्टी भी 2-3 हजार जितनी लगती है ऐसा, ठीक है, पागल बैंक है बेसिकली, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई किसी भी इंडिविजुअल के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 50,000 होना ही चाहिए, उसके नीचे बैलेंस नहीं जा सकता, ठीक है। सेम फॉर एचडीएफसी में मेरा अगर सेविंग्स अकाउंट खुलवाया है ना, वो बोलेगा मिनिमम अमाउंट आज की डेट में 35,000 उसने रखी हुई है, कि 35,000 आपको रखने ही पड़ेंगे, उसके नीचे आपका नहीं जा सकता पैसा, उसके ऊपर डाल के जितना भी यूज करना वो कर लो, ठीक है, ये पहला चीज, ठीक है। तो आरबीआई ने देखा कि भाई 1998 के बाद, ठीक है, बहुत सारी बैंक्स इस तरीके का कुछ ना कुछ प्रावधान रखने लगी, कभी एसबीआई ने कुछ रखा, आईसीआईसीआई ने कुछ रखा, एचडीएफसी ने कुछ रखा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इससे लोचा क्या पड़ेगा, इससे लोचा इनके काउंटिंग में पड़ेगा, कैसे कैसे वो चीज मुझे कोई समझा पाएगा, ये समझ गए जो मैंने बोला अभी कि 3 बैंक है, तीनों बैंक में एक्चुअल में एज ऑफ नाउ ये अमाउंट है, एसबीआई में आपको 1000 रुपए मिनिमम आपके बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, आईसीआईसीआई में 50,000 और एचडीएफसी में 35,000। अगर ये सिस्टम है तो इससे ये कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ाएगा, लिक्विडिटी रेशियो थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, स्टक हो जाएगा ना वो अमाउंट, जिस वजह से उनको रेशियो, ठीक है, चलो राइट। जैसे हम लोगों ने M1 में क्या देखा कि भाई कैश इन हैंड, ठीक है, और दूसरा हमारा डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास पड़ा हुआ है, यही अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट जो बैंक के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको तो आरबीआई ने द मोस्ट लिक्विड मनी बोला था कि इन सब में से सबसे ज्यादा लिक्विड पैसा तो यही है जिसको तुरंत यूज किया जा सकता है। आरबीआई को फिर पता चला कि अरे भाई इसमें से तो 3 अलग अलग अगर अकाउंट है तो एसबीआई का 1000 रुपया लॉक्ड है, ये तो लिक्विड हो ही नहीं रहा, आईसीआईसीआई का 50,000 तो यहाँ पे लॉक्ड है, वो तो लिक्विड हो ही नहीं रहा, एचडीएफसी का 35,000 तो लॉक्ड है, वो तो लिक्विड हो ही नहीं रहा, तो इसको पूरे के पूरे 100 रुपए को लिक्विड गिनने की जरूरत ही क्यों है, हमारा गिनती गलत पड़ रहा है। इसमें 100 रुपए लिक्विड देखने के बाद तो हम लोगों ने मार्केट में पैसा डाला नहीं कि लिक्विड मनी है, पर उसमें से ये सारा का सारा पैसा ब्लॉक्ड है, तो आरबीआई का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई हर एक बैंक ने डिमांड डिपॉजिट में अपना अपना लिमिट सेट करके रखा है, किसी ने 1000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, ऐसे एचडीएफसी का भी इनिशियली 10,000 था, उसको बढ़ा बढ़ा के अभी 35,000 कर दिया ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली ये डिमांड डिपॉजिट में हर एक बैंक ने कुछ ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा है, उसके रीजन से ये लिक्विडिटी का रेशियो आपका गड़बड़ाएगा, ये समझे पहला।
सारे? किसी को यहाँ पे डाउट? क्लियर है कि ये क्यों कैलकुलेशन गड़बड़ेगा? आरबीआई के पास पहले आंकड़ा आया कि भाई मेरे पास 100 रुपए लिक्विड है, पर 100 लिक्विड नहीं है, 100 रुपए में से बहुत सारा पैसा यहाँ पे लॉक्ड है ऐसा, ठीक है, 1000, 35,000, 50,000 वट एवर बीट ऐसा, ठीक है, ये पहला, ठीक है। दूसरा, फिर आरबीआई ने देखा कि यहाँ पे भले हम लोगों ने टर्म डिपॉजिट का पैसा कम लिक्विड माना हुआ है, टर्म डिपॉजिट मतलब आपका फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एफडी, तो आरबीआई ने देखा भले सिस्टम में एफडी के पैसे को कम लिक्विड माना गया है, पर लोग फ्रीक्वेंटली इसको तोड़वा रहे हैं, ठीक है, मिनिमम पेनल्टी लगती है ऐसा, या तो फिर आपके आपने जितना ब्याज कमाया होगा ना उस पे पेनल्टी लगी है ऐसा, ठीक है, तो पब्लिक उतना पेनल्टी कभी कभार बेयर कर लेता है ऐसा, ठीक है। तो मीनवाइल आरबीआई ने देखा कि भाई ये टर्म डिपॉजिट का पैसा या फिर ये एफडी का टूटने का रेशियो बहुत ज्यादा है, बार बार लोग एफडी तोड़ के पैसा लिक्विड करा दे रहे हैं, 5 साल तक कोई वेट नहीं करता, 10 साल तक कोई वेट नहीं करता, दूसरे तीसरे साल में पैसा तुड़वा दिया, तब तक इनफ ब्याज आ गया होगा, तो ब्याज में से कुछ पेनल्टी भरना है तो पेनल्टी भर के पब्लिक ने एफडी तुड़वा लिया। तो ये पैसा तो जो आरबीआई फिक्स सोच के चल रहा था कि ये लंबे समय तक वहीं रहेगा, ये पैसा तो बार बार लिक्विड बन के आ रहा है मार्केट में, ठीक है। तो आरबीआई का M3 का भी सिस्टम गड़बड़ाया, तो यहाँ पे ये M1 गड़बड़ाया, हर 2 महीने गलत कैलकुलेशन, हर 2 महीने गलत पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पे M3 भी गड़बड़ाया क्योंकि हर 2 महीने का आपका ये गलत आंकड़ा आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के बहुत सारे प्रैक्टिकल फ्लॉस आरबीआई को दिखे कि ये मजा नहीं आ रहा है, ये सिस्टम जो हम लोगों ने सेट करके रखा हुआ ना, पब्लिक इसको बिगाड़ रही है, ठीक है, तो हमको ये सिस्टम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हर एक जन को, ठीक है। तो जैसे खासा में बैंक्स में है कि मिनिमम रखना है, हाँ, वो तो सिस्टम नहीं है कि नहीं एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है ऐसा है, ठीक है। चलो, तो इस रीजन से आरबीआई ने देखा कि भाई ये सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर 1998 के बाद आरबीआई कुछ न्यू मनी सप्लाई सिस्टम लेके आया, ठीक है भाई, कि इसमें अब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये पुरानी सिस्टम से अपना काम सही तरीके से चल नहीं रहा, सही जजमेंट हमारे पास नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो आरबीआई ने कुछ नया मनी सप्लाई सिस्टम लाया ऐसा, ठीक है। तो सेक्शन बी वाला है ना, उसको देखो, मनी एग्रीगेट न्यू करके लिखा हुआ है सेक्शन बी में, मिला, ठीक है। तो जैसे न्यू मनी एग्रीगेट में आरबीआई ने क्या बोला, जैसे पहले NM1, NM2 और NM3 को देखो, बाद में दूसरा देखते हैं, ठीक है, कि भाई जो पहले M1, M2, M3, M4 था, ये 4, उसको आरबीआई बोला ये 4 अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, 4 की जगह हम लोग 3 देखते हैं कि भाई न्यू मनी 1 करके कोई चीज को देखेंगे, दूसरे में कुछ न्यू मनी 2 करके कोई चीज को देखेंगे, और थर्ड लेवल पे कुछ न्यू मनी 3 करके कोई चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो ये पहले आरबीआई ने ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन या फिर ये पैरामीटर्स रिवाइज किया है। जैसे NM1 में देखो, NM1 में क्या लिखा हुआ है कि NM1 में पहला तो आपका सिंपल चीज लिखा हुआ है कि भाई कैश इन हैंड, जो भी सर्कुलेशन में करेंसी है उसको तो गिनना ही गिनना है, उसमें कोई डाउट नहीं है ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट एंटिटी लिया उसने कैश इन हैंड, दूसरा एंटिटी उसने ले लिया कि चलो भाई करंट अकाउंट को भी गिन लो, क्योंकि उसमें भी ऐसा कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला सीन नहीं था, तो इसमें भी सेम तरीके से पैसा लिक्विड है, ठीक है। तो दूसरा उसने करंट अकाउंट जो आपका बैंक्स में है उसका पैसा गिन लिया, ठीक है। तीसरे में उसने कुछ वैरायटी डाली, जैसे तीसरा क्या लिखा हुआ है कि डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि अगर SBI है, अगर ICICI है, या फिर अगर HDFC है, ठीक है, ये तीनों में अगर यहाँ पे मेरे 50,000 है, यहाँ पे मेरे 50,000 है, यहाँ पे मेरे 50,000 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, थर्ड यहाँ पे जो कुछ डिमांड लायबिलिटी वगैरह वगैरह लिख के रखा है, उसका मतलब ये है कि अगर SBI में मेरे 50,000 पड़ा है ना, SBI मुझे सारे के सारे देने के लिए लायबल नहीं है, बेसिकली ये आपका पैसा पड़ा हुआ है बैंक के पास, बैंक आपको 1 का 1 रुपया देने के लिए लायबल होता है, SBI ने बोले नहीं, मैं सिर्फ 49,000 देने के लिए लायबल हूं, क्योंकि ये तो मेरी बैंक का रूल है कि 1,000 तो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, ये समझे। तो SBI का लायबिलिटी मेरी तरफ क्या है, सिर्फ 49,000 रुपी, बाकी का 1,000 जिस दिन मैं अकाउंट बंद करवाऊंगा उस दिन मुझे दे देगा, उसके लिए ना नहीं बोला उसने। तो SBI का लायबिलिटी यहाँ पे मेरे पास पूरा नहीं है, सिर्फ 59,000 का है, ठीक है। ICICI ने बोला कि मेरा तो कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरा तो रूल ही है कि भाई मिनिमम 50,000 रखना पड़ेगा, तो ICICI यहाँ पे मुझे 0 रुपए देने के लिए लायबल है ऐसा है, ठीक है। और HDFC यहाँ पे मुझे सिर्फ 15,000 रुपए देने के लिए लायबल है, बाकी उनकी खुद की लिमिट है ऐसा, ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि भाई डिमांड लायबिलिटी पोर्शन, ठीक है, मैं डिमांड कर सकता हूं क्योंकि मेरा ही सेविंग्स अकाउंट है ऐसा, ठीक है, पर ये डिमांड में भी मैं बैंक की कुछ ना कुछ लायबिलिटी है कि भाई इतना ही पैसा दे सकता है। तो जो हम लोगों ने देखा कि भाई पहले वाले सिस्टम में वो फ्लॉ आ रहा था, पहले वाले सिस्टम में हम लोगों ने M1 में सबके सब पैसों को लिक्विड गिन लिया था, अगर पहले वाला सिस्टम होता तो हमारे पास M1 का टोटल था 1.5 लाख रुपया, ठीक है, पर अभी वाले सिस्टम में क्यों कुछ ना कुछ लायबिलिटी अटक जाती है, उस रीजन से कैलकुलेशन अलग आएगा। हाँ सारे लोग
किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इस रीजन से ये तीसरे वाले में आरबीआई ने कुछ ना कुछ वैरायटी लेके आया, ठीक है, कि भाई डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ही सिर्फ गिनेंगे, ये जो फिक्स कुछ रखना पड़ता है ना उसको गिनती में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लिक्विड अमाउंट नहीं है ऐसा, ठीक है, वो लॉक्ड अमाउंट है, उसको M1 में मत गिनो। तो इस तरीके से M1 का ये पैसा चेंज किया, और चौथा चीज डाला M1 में अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है, कि जैसा चौथा चीज यहाँ पे डाला कि भाई अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई ऐसा, ठीक है। उसका रीजन भी यही है कि आरबीआई जब भी चाहे तब ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकता है। आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट के नाम पे ये सारे पैसे पड़े हुए थे, कहाँ गया, ठीक है, आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट के नाम पे ये सारे पैसे पड़े हुए थे, नेपाल के 10 रुपए, भूटान के 5 रुपए, श्रीलंका के जो भी 35 रुपए, पाकिस्तान के हमेशा 0 रुपए रहेंगे, ठीक है। तो आरबीआई के पास ये सारे के सारे फॉरेन कंट्रीज और इंस्टीट्यूट्स के कुछ ना कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो तो उसके पास ही पैसे पड़े हुए हैं, जब भी चाहे तब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब बॉन्ड लेके या फिर बॉन्ड बेच के वो पैसा फ्लो करवा सकता है मार्केट में ऐसा, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला ये पैसा भी है ना लिक्विड मनी के तौर पर गिनो, क्योंकि मैं जब चाहूँ ना तब उसको कर सकता हूँ। 2.5 महीने पहले उसने ओपन मार्केट ऑपरेशन लाखों करोड़ों रुपए का किया हुआ है ऐसा, ठीक है। ये क्या है ओएमओ हम लोग करेंगे, अभी के लिए बस बॉन्ड समझ लो, ठीक है, अभी के लिए बस बॉन्ड समझ लो कि आरबीआई जब चाहे तब बॉन्ड इशू करेगा या फिर बॉन्ड को खरीद लेगा। आरबीआई का ही इशू किया वो बॉन्ड अगर आपके पास है वो खरीद लेगा तो आपको पैसे दे देगा ऐसा, ठीक है। तो ये लिक्विड मनी रहा आरबीआई का। तो इस रीजन से आरबीआई ने NM1 मतलब M1 जो था ना उसको न्यू मनी 1 करके उसका डेफिनेशन चेंज किया। ये जैसा का तैसा कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसा का तैसा कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे कुछ वेरिएशन लाओ, द रीजन इज ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे अदर डिपॉजिट्स को भी इसी में गिन लो क्योंकि वो भी लिक्विड मनी है ऐसा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर NM1 को लेकर सारे, ठीक है। फिर आरबीआई ने NM2 में भी कुछ किया नहीं किया, हाँ, तो जैसे NM2 में ऑब्वियसली NM1 को तो पूरा का पूरा लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ में क्या जोड़ा, साथ में उसने बोला कि दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट जनरली होता है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जो भी है व्हाटएवर, पब्लिक उसको बार बार तोड़ रही है। आरबीआई ने बोला हम ही लोग गिनती में उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। क्या तोड़ा आरबीआई ने कि भाई आपका टर्म डिपॉजिट यहां पे ले लो NM2 में, पर कौन सा टर्म डिपॉजिट जिसका मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, 1 साल से कम है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है। एफडी अभी कराने जाओगे ना तो आपकी 6 महीने की भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी बैंक आपको 6 महीने की भी एफडी करके देगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसा, ठीक है। तो आपकी 6 महीने की भी एफडी हो सकती है, ठीक है, आपकी 9 महीने की भी हो सकती है, आपकी 1 साल की भी एफडी हो सकती है, ठीक है, समझे सारे, ठीक है। तो एफडी आपकी 1 साल के अंदर के टाइम पीरियड की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला कि ये टर्म डिपॉजिट को हम लोग सिर्फ ये वाला पोर्शन गिनेंगे क्योंकि ये लिक्विड कभी भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये 1 साल के पहले मैच्योर हो जाने वाली एफडी मे बी 6 महीने में, मे बी 9 महीने में, मे बी 12 महीने मतलब 1 साल में ऐसा, ठीक है। तो NM2 में आरबीआई ने रिवाइज करके NM1 पूरा का पूरा प्लस टर्म डिपॉजिट कौन सा लिया जो 1 साल के पहले मैच्योर हो जाए वैसा वाला ही टर्म डिपॉजिट। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है। और फिर NM3 में क्या चेंज किया, तो NM3 में 3 चीज डाली बेसिकली कि पहला ऑब्वियसली NM2 पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। उसके बाद बची कुछ टर्म डिपॉजिट, बची कुछ टर्म डिपॉजिट मतलब ऐसा वाला एफडी जिसका मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, सॉरी, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है, ठीक है। ऐसी वाली फिक्स डिपॉजिट्स, ऐसी वाली एफडी जो 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी पीरियड वाली है। मैंने कोई 3 साल की एफडी कराई है, 4 साल की कराई है, 5 साल की कराई है, समझे। ऑब्वियसली इससे कम लिक्विड ये है, इससे भी कम लिक्विड आपका ये है। लिक्विडिटी तो समझ रहे हो ना, उसमें किसी को दिक्कत नहीं आ रही है भाई, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला कि भाई NM3 में पहला NM2 तो पूरा का पूरा ले लेते हैं और कम लिक्विड अमाउंट जो आपका 1 साल से ज्यादा की टर्म की में भी वो 2, 3, 4, 5 कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा बहुत पहले है ना 15-20 साल पहले बैंक भी एक पर्टिकुलर या तो मिनिमम 3 साल एफडी बना हुआ है या तो मिनिमम 5 साल, अभी बैंक मिनिमम 6 महीने तक आ गया है कि 6 महीने की करा दोगे ना तो चलेगा, ठीक है। तो ये, और उसके अलावा यहाँ पे कॉल मनी करके कुछ लिखा हुआ है कि भाई कॉल या फिर टर्म फंडिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है कॉल फंडिंग या फिर टर्म फंडिंग, जैसे कॉमर्स वाले धुरंधर, किसी को कॉल रेट पता है? कॉल रेट बताओ ना मेरे को क्या है कॉल मनी, बोलो। डन, ठीक है। तो वही लैंडिंग के लिए जो रेट लगेगा विच इज कॉल रेट ऐसा, ठीक है, उसको देखेंगे। बेसिकली अब ऐसा है कि जैसे यहाँ पे ये इकोनॉमी में 4-5 अलग अलग बैंक्स हैं, ठीक है, 4-5 अलग अलग बैंक है। बैंक को तो
पैसों की रोज जरूरत पड़ेगी, रोज कोई ना कोई अपना पैसा जमा कराने या फिर अपना पैसा निकालने आएगा ऐसा, ठीक है। तो कभी कभार बैंक अपने पैसे में शॉर्ट हो सकती है, ठीक है, कि आज मैंने पूरा दिन बैंक खोल के रखा, कुछ पैसा आया और गया, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 10 रुपया बचा हुआ है, बैंक बोलेगा 10 रुपया ही है यार, कल तो हमको मे बी 15 रुपए की जरूरत पड़ सकती है या फिर मे बी और 10 रुपए की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आरबीआई दूसरे दिन के कामकाज के लिए 10 रुपया दूसरी ही कोई बैंक के पास से ले लेगा, ठीक है। बैंक दूसरी ही कोई बैंक के पास से वो 10 रुपया ले लेगा कि भाई मुझे आज 10 रुपया उधार दे दो, ठीक है, मुझे दूसरे दिन मे भी मेरे ज्यादा कस्टमर लेने आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, जो भी उसके रीजन से लग रहा हो। तो बेसिकली डे टू डे बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे बैंक दूसरे बैंक के पास कुछ पैसा उधार लेगा, ठीक है। इसको कॉल मनी या फिर इसको कॉल रेट बोलते हैं। कॉल रेट मतलब जिस ब्याज दर पे उधार लिया है वो, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली ये पैसा इंटर बैंक, ठीक है, रोज ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, रोज ट्रांजेक्शन होता है। ये भी थोड़ा कम लिक्विड इसलिए है क्योंकि जो ट्रांजेक्शन किया ना उसमें से कुछ पैसा बेसिकली वो अपने बिल भरने के लिए में भी यूज कर रहा होगा, कुछ पैसा पब्लिक जो आएगी उसको देने के लिए यूज करेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये क्योंकि फिक्स नहीं है कि हर रोज 10 रुपया ही मैं मांगूंगा, फिक्स नहीं है कि वो मुझे कितने रेट पे देगा। जैसे कॉमर्स वालों में भी वो टर्म सुना हो, लाइबोर माइबोर, वो टर्म्स सारे सुने होंगे सारे शायद, ठीक है, चलो जाने दो। तो इन शॉर्ट कितने रेट पे वो ब्याज पे देगा, ठीक है, वो भी हर रोज चेंज होगा, कितना पैसा वो लेगा या फिर देगा वो भी हर रोज चेंज होगा, ऐसा, ठीक है। तो उसको लिक्विडिटी में कम से कम रखा जाता है, ऐसा, ठीक है। तो इन शॉर्ट तीसरा चीज जो ऐड किया हुआ है आरबीआई ने, ठीक है, कि भाई एक तो आपका NM2 पूरा का पूरा, दूसरा टर्म डिपॉजिट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा का है, ठीक है, और तीसरा ऐसा कॉल मनी। कॉल मनी में एज ऑफ नाउ समझ लो कि इंटर बैंक जो लेन देन होती है वो एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है, ठीक है। वो क्या उधार, वो पूरा सिस्टम डिटेल में पढ़ना है अपने को, ऐसा, ठीक है। तो यहां तक आरबीआई ने बोला नए वाले सिस्टम में हम लोग NM1 हो, NM2 हो, NM3 हो, सिर्फ और सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ पैसा ही ध्यान में रखेंगे पहली बार के लिए, ठीक है। पहली बार के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ पैसा ही ध्यान में रखेंगे। बीट NM1 तो भाई आपका कैश इन हैंड, करंट अकाउंट विद बैंक्स, ये वाला पोर्शन विथ बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो सारा बैंक, ठीक है। NM2 में NM1 का पूरा पैसा विथ टर्म डिपॉजिट विथ बैंक्स, ठीक है। NM3 में सारा का सारा NM2 विथ टर्म डिपॉजिट विथ बैंक्स, दोनों अलग अलग कंडीशन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉल फंडिंग या फिर कॉल मनी वो भी इंटर बैंक ही हो रहा है। तो तो आरबीआई ने नए रिवाइज्ड सिस्टम में पूरा का पूरा पहला सेट सिर्फ और सिर्फ बैंक में और पब्लिक के पास कितना पैसा है ना उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया, ठीक है। यहां तक क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर। और उसके अलावा NM0 को उसने वैसा का वैसा ही रखा। जैसे NM0 को देखोगे ना तो NM0 में सेम करेंसी इन सर्कुलेशन, पहले ही जो लिखा हुआ ऊपर, तो NM0 में करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा बैंक्स डिपॉजिट विद आरबीआई, तो पहले वाले में भी यही था कि भाई करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक्स डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो NM0 में उसने ऐसा कुछ चेंज नहीं किया। उसका क्लियर कट रीजन, आरबीआई के पास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो पहले भी वैसा ही पड़ा होगा, बाद में भी वैसा ही पड़ा होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे थे इनके डिमांड डिपॉजिट में थे या फिर इनके टर्म डिपॉजिट में थे, ठीक है। तो पब्लिक के सर्कुलेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन था, आरबीआई के पास कुछ नहीं, तो उसको वैसा का वैसा रखा हुआ है, ठीक है। तो नई वाली सिस्टम में या फिर पुरानी वाली सिस्टम में ये M0 यहाँ पे था, यहाँ पे NM0 है, दोनों के दोनों सेम है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो नई वाली सिस्टम का यहां तक का पहला पार्ट जहां पे पूरा का पूरा बैंकिंग का पैसा आरबीआई ने कवर कर लिया, ठीक है। 2 मिनट लो, इसको देख लो और आगे वाले के साथ जो भी कंपेयर करना वो कर लो। इसके बाद दूसरा सेट करते हैं कि इसके अलावा का पैसा पोस्ट ऑफिस का, एनबीएफसी का, वो कैसे देखता है आरबीआई।
क्योंकि उसको आगे पैसा घुमाना होता है मार्केट में। जैसे अपने बैंक में पैसा रखने गए, भले अपने डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग्स अकाउंट में है, वो पैसा भी उस पे भी बैंक आगे लोन देती है। जस्ट इसके बाद वही देखने वाले हैं कि बैंक भी पैसा आगे घुमाती रहती है, उसलिए उसको भी मिनिमम पैसा चाहिए आगे लोन देने के लिए, नहीं तो फिर उसकी कमाई नहीं होगी। क्वासी गवर्नमेंट मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट हैंडल नहीं करेगी, उसका कामकाज थोड़ा ऑटोनोमस चलेगा, वो जैसे चाहेगी वैसे, वो अपने खुद रूल्स बनाएगी, अपना सिस्टम खुद सेट करेगी, पूरा का पूरा गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से वो जरूरी नहीं है। तो वैसे आता है क्वासी जुडिशियल, क्वासी गवर्नमेंट, अलग अलग टर्म। थोड़ा रुक जाओ 2-4 दिन, क्योंकि उसके पहले मुझे 1000 चीज समझानी पड़ेगी फाइनेंशियल मार्केट की, ऐसा है। बेसिकली स्पेकुलेशन ही है, अगर सादी भाषा में अगर बोलो तो स्पेकुलेशन मतलब हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा, और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पहले से ही कर लेते हैं। है बेसिकली स्पेकुलेशन सादी भाषा में, पर एक्चुअल में क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको डिटेल में समझाना है। कहाँ पे? ये नए वाले सिस्टम में, जैसे इसके पिछले वाले पेज पे है लिक्विडिटी वाले सिस्टम में, कि मनी एग्रीगेट को आरबीआई ने अलग देखा, लिक्विडिटी एग्रीगेट को अलग देखा। उसमें सबसे आखिर में एनबीएफसी कवर करेगा, L3 में करते हैं वो। चलो क्लियर, यहाँ तक देख लिया कि फिर सो गए थे? ठीक है, चलो। तो बेसिकली ये नई वाली सिस्टम में आरबीआई ने कुछ ना कुछ चेंज किया हुआ है। ठीक है, पहला चेंज कि आपके डिमांड डिपॉजिट्स के जो वेरिएशंस थे उसको कैटर कर लिया। ठीक है, दूसरा चीज जो आपकी टर्म डिपॉजिट के वेरिएशंस थे उसको कवर कर लिया ऐसा। ठीक है, और यहां से पूरा का पूरा बैंक के अलावा का पोर्शन था ना, क्या आपका पोस्ट ऑफिस, ये वो सबको यहां से निकाल दिया कि भाई सिर्फ पहले बैंक के पैसों को एक शांति से देखते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कुछ पॉलिसी बनाएंगे, दूसरे वाले पैसे को दूसरे तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई ने 1998 के बाद जो न्यू मनी एग्रीगेट या फिर न्यू मनी सप्लाई सिस्टम है, उसमें पहला वाला सेट NM1, NM2, NM3 और NM0 को वैसा का वैसा इस तरीके से रखा। क्लियर हो यहां तक? 1998 के पहले वाली सिस्टम जिसमें मनी सप्लाई आरबीआई अलग तरीके से देखता था, 1998 के बाद वाली सिस्टम जिसमें पहला सेट वो इस तरीके से देख रहा है ऐसा। ठीक है, अब दूसरे सेट में क्या है, दूसरा सेट नाम दिया, जैसे इसका नाम है मनी एग्रीगेट, इसका नाम है लिक्विडिटी एग्रीगेट। ठीक है, कि इसका नाम है लिक्विडिटी एग्रीगेट, कि भाई और बच्चे कुछ पैसे को किस तरीके से बहता हुआ आरबीआई देख रहा है। ठीक है, तो जैसे उसको भाई जैसे पीछे पन्ना पलटाओ, वहां पर कुछ L1, L2 और L3 लिखा हुआ है कि बाकी के पैसे को आरबीआई या फिर बाकी के पैसे का फ्लो को आरबीआई ये और 3 तरीके से देख सकता है। ठीक है, जो अदर देन बैंक्स है, मिला सी वाला सेक्शन। ठीक है, जैसे वहां पे L1 में क्या लिखा हुआ है, तो जैसे L1 में वहां पे लिखा हुआ है कि चालू तो यहीं से करेंगे, NM3 पे जहां पे अटके हुआ है। ठीक है, वहीं से और देखना चालू करेंगे कि भाई NM3 को देखना ही देखना है। NM3 मतलब क्या, वापस से सुन लो कि NM3 मतलब NM2 तो पूरा आ गया, NM2 पूरा है मतलब NM1 तो पूरा का पूरा आ गया है। तो NM1 NM3 मतलब ये पूरा का पूरा सेक्शन। ठीक है, बैंक के पास जितना भी पैसा इधर उधर पड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो NM3 का मतलब समझ लोगे भाई बैंक के पास जो भी इधर उधर के तरीके से सारा का सारा पैसा पड़ा हुआ है वो तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे, वहां से आगे देखना चालू करेंगे। तो L1 विच मींस NM3 प्लस फिर पोस्ट ऑफिस को यहां से ऐड करना चालू किया। पोस्ट ऑफिस के जो भी डिमांड डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं वो जो आगे हम लोगों ने यहां पे लिया था, ये वाला कहां गया, ये याद आया,
कि भाई डिमांड डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में आपका जो करंट और सेविंग्स अकाउंट है वो, ठीक है। तो उसको आरबीआई ने अलग तरीके से ही देखना चालू किया कि उसको मेन सिस्टम का पार्ट ना रखते हुए उसको L1 में पूरा का पूरा बैंक का पैसा प्लस पोस्ट ऑफिस का आपका नॉर्मल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो वहां पे उसने L1 लिया, ठीक है, कि भाई पोस्ट ऑफिस का ये वाला पैसा जोड़ दो ऐसा, ठीक है। दूसरा फिर L2 देखा तो L2 में L1 पूरा का पूरा ले लिया, ठीक है, मतलब ये बैंक का सारा पैसा प्लस पोस्ट ऑफिस का ये वाला पैसा आ गया। उसके अलावा क्या बचेगा, तो उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के सारे पैसे बचेंगे, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के सारे तीनों तरीके के पैसे बचेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हम लोगों ने यहां पे देखा याद है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में मैंने क्या बोला कि भाई आपका नाबार्ड या फिर सिडबी ऐसी अलग अलग छोटी मोटी फाइनेंशियल संस्था है, ठीक है। इनके 3 अलग अलग तरीके से पैसे हो सकते हैं। या तो ऐसा कोई फार्मर का ग्रुप इनके पास पैसा डिपॉजिट करा के जाए, ठीक है, तो वो वहां पे पहला लिखा होगा मे बी कि भाई टर्म डिपॉजिट विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करा के ले जाएंगे, ठीक है, पहला ये। दूसरा कि इन्होंने जो भी पैसा बोरो किया होगा, क्योंकि इनको इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है और इनको एग्रीकल्चर या फिर ग्रामीण इलाका डेवलप करना है, रूरल एरियाज, ठीक है। तो इन्होंने जो भी लोन लेके रखी होगी वो उनके बोरोइंग्स, ठीक है। तो L2 में दूसरा इनके बोरोइंग्स को गिनेंगे कि भाई बोरोइंग्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, क्लियर। और तीसरा क्या गिनेंगे भाई, तीसरा इन्होंने जो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, अभी के लिए बॉन्ड समझ लो चलेगा, इन्होंने जो भी बॉन्ड जारी किए होंगे उसको भी गिना जाएगा वहां पे, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली L2 में 3 चीजें हम लोगों ने ली हुई है कि भाई टर्म डिपॉजिट्स, दूसरा टर्म बोरोइंग्स और तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। किसका, ये सारी की सारी ऐसी इधर उधर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का, ऐसा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी पड़ी हुई है बेसिकली अपने देश में, ठीक है। सबको देखेंगे आराम से एक एक करके। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के हर एक चीज, इनके डिपॉजिट्स, इनके बोरोइंग्स और इनके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, ये क्लियर। तो ये दूसरे वाले सेट में आरबीआई ने एक एक करके इंस्टीट्यूट को पकड़ना चालू किया। पहले उसने ध्यान में दिया पोस्ट ऑफिस के पास कितना पैसा पड़ा, तुरंत पता चल जाना चाहिए कि जैसे ही आरबीआई L1 देखे उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि भाई सारा का सारा बैंक का पैसा प्लस पोस्ट ऑफिस का पैसा। जैसे ही आरबीआई L2 देखे उसको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे L1 मतलब सारा बैंक का पैसा, सारा पोस्ट ऑफिस का पैसा और सारा का सारा ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का पैसा मुझे देखने मिल रहा है, ठीक है। तो तुरंत डिफरेंस मार पाएगा। जैसे ही L2 माइनस L1 करेगा मतलब इसका पैसा निकल के आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे ही L1 माइनस NM3 करेगा सारा का सारा पोस्ट ऑफिस का पैसा निकल के आ जाएगा। तो आरबीआई के पास सटीक कैलकुलेशन हर एक चीज का होगा यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। और फिर बचता है आपका L3, इसमें बचा कुछ सब चीज ले लेगा, ऐसा, ठीक है, कि भाई L2 प्लस हम लोगों ने जो वो NBFC देखा था, याद है, बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस देगा तो प्रीमियम लेगा, बजाज फाइनेंस लोन देगा तो इंटरेस्ट लेगा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एनबीएफसीज अपने देश में है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसा, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो सारी की सारी एनबीएफसी में जो भी डिपॉजिट पड़ा हुआ है लोगों का वो सारा का सारा पैसा यहाँ पे गिन लिया जाएगा। तो यहाँ से तुरंत चीजों को डिफरेंशिएट करना पॉसिबल है। अब पहले कहाँ पे आपका वो टर्म ओवरलैप होता था, पोस्ट ऑफिस ओवरलैप होता था, बैंक ओवरलैप होता था, कुछ नहीं, यहाँ पे ओवरलैपिंग 0 है। ये पूरा का पूरा सेट बैंक का बनाया हुआ है, ठीक है। ये दूसरे वाले सेट में एक हिस्सा पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस का बना के दिया, दूसरा हिस्सा पूरा का पूरा बना दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का और तीसरा हिस्सा बना के दिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का। तो ये अलग अलग तरीके से आप आरबीआई देखेगा ना तो उसको ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा अपने देश में बहते हुए पैसों का। कि बैंक का पूरा अलग देख लो, उसमें भी छांट लिया है कि यहाँ पे कितना लॉक्ड रहेगा, कौन सा छोटा वाला या फिर शॉर्ट टर्म का आपका टर्म डिपॉजिट है, कौन सा लॉन्ग टर्म का टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, कहाँ पे पैसा पोस्ट ऑफिस में, कहाँ पे इसमें और कहाँ पे इसमें पड़ा हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये लिक्विडिटी एग्रीगेट है और ये मनी एग्रीगेट है। तो अभी आरबीआई जो भी पैसा का रेगुलेशन करेगा थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, उसको करेंगे इसके बाद तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ये पैसों के फ्लो को माइक्रो लेवल पे देखता रहता है कि NM1 क्या है, NM2 क्या है, NM0 में कितना पैसा है, L1 में कितना है, L2 में कितना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कितना पैसा बह रहा है, कितना लॉक्ड है, कितना बहने के चांसेस है, जो भी है वगैरह वगैरह। उसके हिसाब से पैसा या तो इन्फ्यूज करेगा या तो फिर एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।